हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज 8 अगस्त 2026 आए पढ़ते हैं आज की न्यूज़ के बारे में डिटेल से एनालिसिस पढ़ते हैं कि पहला न्यूज़ है कि जनसत्ता से लिया गया दोस्तों संपादकीय न्यूज़ है कि हिमालय हिमालय नदियों में पलता खतरा। आइए पढ़ते हैं इस न्यूज़ के बारे में। हिमालय नदियाँ खतरनाक रूप से अपने प्रवाह के रास्ते बदल रही है और वहीं आर्कटिक क्षेत्र या पृथ्वी के अन्य हिस्सों की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से गर्म हो रहा है। यह प्रकृति में आ रहे हैं बड़े बदलाव का संकेत देता है। आइए पढ़ते हैं इस न्यूज़ के बारे में डिटेल से एनालिसिस पढ़ते हैं। क्या है कि जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमालयी नदियों का विनाशकारी रूप से अपने प्रवाह का रास्ता बदल रही है। इसके साथ ही पृथ्वी के अन्य हिस्सों की तुलना में भी आर्कटिक और हिमालय क्षेत्र अत्यधिक तेजी से गर्म हो रहे हैं, जो प्रकृति में आ रहे हैं एक बहुत बड़े खतरनाक बदलाव का संकेत है। आइए आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है कि महत्वपूर्ण आंकड़े और वैज्ञानिक चेतनाएं कि तापमान में वृद्धि। वैज्ञानिक के अनुसार वर्ष 2026 से 2030 के बीच वैश्विक तापमान में रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ने की 86% संभावना है। अपने वाले 5 वर्षों में किसी एक वर्ष का औसत तापमान औद्योगिक युग या प्री इंडस्ट्रियल एरा से 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक हो सकता है। प्रभावित नदियां वैश्विक ताप के कारण होने वाले मौसमी बदलाव से सिंधु, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसे कुल 19 प्रमुख नदियां पर सीधा खतरा मंडरा रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर जनधन की हानि हो सकती है। अत्यधिक गर्मी। हिमालय के 1582 किलोमीटर लंबे समय क्षेत्र में तापमान वैश्विक औसत से लगभग 8 गुना ज़्यादा है। विनाशकारी प्रभाव। डिवास्टिंग इम्पैक्ट। जल प्रलय और बाढ़। बदलती परिस्थितियों के कारण बादलों का फटना या भीषण भूस्तर गलन और असमय बाढ़ जैसी आपदाएं बढ़ गई है और हाल ही के वर्षों में पाकिस्तान, चीन, दक्षिण कोरिया, अमेरिका में इसकी वजह से भारी तबाही देखी गई है। परिस्थिति असंतुलन। हिमनद ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रही है, जिसे पीने का पानी का संकट गहरा सकता है और आने वाले समय में इन क्षेत्रों में आजीविका चलना मुश्किल हो जाएगा कि स्थानीय तबाही। हालांकि हालिया समय भारत के जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमालय प्रदेश में बाढ़ या बादल फटने और भूस्खलन के कारण सैकड़ों सड़कों पर पुलों को गंभीर नुकसान पहुंचा है। आइए आगे पढ़ते हैं कि चुनौतियां की पाठशाला। ये भी संपादकीय न्यूज़ है कि जनसत्ता से लिया है दोस्तों। आइए पढ़ते हैं न्यूज़ के बारे में। आंसर राइटिंग के लिए और जीएस पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए पढ़ते हैं न्यूज़ के बारे में कि चुनौतियों का दृष्टिकोण महत्व है। जीवन को केवल सुख सुविधा या पर्याप्त नहीं माना जा सकता है। समय समय पर आने वाले विपरीत परिस्थितियों इंसान के लिए एक आवश्यक पाठशाला की तरह काम करती है। यदि किसी युद्ध में एक योद्धा के पास सारे अस्त्र शस्त्र हो लेकिन उसका खुद पर भरोसा ना हो तो परिणाम पहले से ही तय हो जाता है। तो विपरीत परिस्थितियां यह हमारे अंदर के छिपे हुए साहस या अद्भुत शक्तियों को बाहर निकालती है और आत्मनिरीक्षण और मानसिक दोष। चुनौतियां हमारे भीतर छिपी हुई कमजोरियां और अहम घमंड से संवाद कराती है। अक्सर अनुकूल समय में इंसान अपनी कमजोरियों पर ध्यान नहीं देती, लेकिन कठिन समय उसे सीधे तौर पर परिचय कराता। भय, असंतोष, निराशा और हीन भावना और अहंकार जैसी मानसिक बुराइयां या आमतौर पर परिस्थितियों के कारण दिखाई देती हैं, लेकिन वास्तव में ये हमारे भीतर ही मौजूद होती है। जो व्यक्ति अपने इन आंतरिक दोषों से लाइन सीख जाता है, वो जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाई का सामना कर सकता है। दुनिया मेरे आगे। आई पर इस न्यूज़ के बारे में इस लेख के बीच में एक छोटा बॉक्स दिया गया जिसका संदेश है इस प्रकार है कि परिस्थितियों से बचना संभव नहीं है, लेकिन उनसे कुछ ना कुछ सीखना आवश्यक है। हर कठिनाई अपने साथ एक नया अनुभव, नई सीख और नई संभावना लेकर आती है। जो व्यक्ति चुनौतियों को अपनी पाठशाला बना लेता है, वो परिस्थितियों का दास या गुलाम नहीं बनता, बल्कि उनकी स्वामी बन जाता है। निष्कर्ष क्या है? लेखिका का मानना है कि प्रकृति परिस्थितियों से भागने या डरने के बजाय उन्हें एक नए अनुभव या अवसर के रूप में स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जीवन की सबसे मूल्यवान सीख हमें चुनौतियों की पाठशाला में मिलती है। मनमानी का भोजन। आई पढ़ते हैं इस न्यूज़ के बारे में। ये भी संपादकीय न्यूज़ है कि आई पढ़ते हैं ये जीएस से रिलेटेड और ऐसे राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या आई पढ़ते हैं इस न्यूज़ के बारे में। स्कूलों में मिलने वाले माध्यम भोजन या मिड डे मील्स की खराब व्यवस्था और उसमें प्रशासनिक लापरवाही पर एक तीखा कटाक्ष है। लेख का मुख्य सारांश नीचे देने के मुख्य बिंदु। योजना का उद्देश्य। सरकार ने यह व्यवस्था इसलिए शुरू की थी ताकि बच्चे शिक्षा से जुड़े और उनकी सेहत अच्छी रहे और लापरवाही की स्थिति सही देखरेख और निगरानी न होने से कई स्कूलों में यह भोजन केवल एक औपचारिकता या खान पूर्ति बनकर रह गया है। उत्तर प्रदेश के 2 प्रमुख मामले। सीतापुर या महमूदाबाद एक प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को पतली सब्जी या रोटी या फेंकर देने के आरोप लगे और बलिया पंदहा गांव जब विद्यालय में थाली में भोजन परोसने के बजाय बच्चों के हाथ में ही रोटी सब्जी थमा दी गई और कार्रवाई। इन दोनों मामलों में संबंधित प्रधानाध्यापक प्रिंसिपल को सस्पेंड निलंबित कर दिया गया और उठाए गए गंभीर सवाल। प्रशासनिक नाकामी। गड़बड़ी होने पर ही कार्रवाई क्यों होती है? विभाग का निगरानी तंत्र पहले से सक्रिय क्यों नहीं रहता है? और भ्रष्टाचार और खराब गुणवत्ता। देश के कई स्कूलों या घटिया अनाज या नियमों का पालन न करने और साफ सुथरा की कमी की खबरें लगातार आती रहती है और शिक्षकों और रसोइयों की मिलीभगत से बच्चों को कम पौष्टिक और खराब खाना दिया जाता है। और कागजी नियम। बच्चों के भोजन की गुणवत्ता के लिए नियम तो बहुत हैं, लेकिन उन्हें जमीन स्तर पर लागू करने के लिए कोई मजबूत सिस्टम नहीं दिखता। निष्कर्ष है, लेख में सुझाव दिया गया कि जिन शिक्षकों और अधिकारियों पर भोजन की निगरानी का जिम्मा है, उसे सीधे तौर पर उनकी जवाबदेही तय की जानी चाहिए। ये भी लाइव हिंदुस्तान से लिया गया कि संपादकीय न्यूज़ आई पढ़ते हैं इसके बारे में। इसमें क्या बोला है कि हमारे लोकतंत्र को ऐसे दबाव समूह चाहिए और राजनीतिक दल बने बिना सार्थक नहीं। आई पढ़ते हैं इसके बारे में। दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप और राजनीतिक दलों की प्रासंगिकता 2 अलग-अलग लेखों के बीच प्रदर्शित किए गए हैं कि मुख्यतः इसमें कांग्रेस जनता पार्टी, सीजेपी और जेनजी आंदोलन का संदर्भ लेकर भारतीय लोकतंत्र में इनके समूह का भूमिका पर चर्चा की गई है। तो मुख्य बिंदु और संरचना है कि लेख को मुख्य रूप से
वैचारिक पक्षों में विभाजित किया गया है। बायां पक्ष संजय कुमार प्रोफेसर शोधकर्ता हैं। इनका तर्क है कि हमारे लोकतंत्र को ऐसे दबाव समूह चाहिए जो वे इस बात पर भी बल देते हैं कि हर सफल आंदोलन का अंत एक राजनीतिक दल के संगठन के रूप में होना जरूरी नहीं है, बल्कि दबाव समूह के रूप में रहकर भी व्यवस्था में सुधार लाया जा सकता है। दायां पक्ष आरती आर जे रथ या वरिष्ठ पत्रकार, इनका तर्क है कि राजनीतिक दल बने बिना सार्थकता नहीं। उनका मानना है कि आंदोलन को अपने वास्तविक और दीर्घकालिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अंततः राजनीतिक शक्ति दल का रूप लेना ही पड़ता है। मुख्य बिंदु जेएनजी आंदोलन लेख की शुरुआत में बताया गया है कि कैसे किशोरों और युवाओं के इस आंदोलन ने भी देश की सियासी मिजाज को बदलने का काम किया है। दबाव समूह बनाम राजनीतिक दल चर्चा का मुख्य केंद्र यही है कि क्या दबाव समूह में अपनी प्रासंगिकता बनाए रख सकते हैं या फिर नीतिगत बदलाव लाने के लिए चुनाव लड़ना और सत्ता में आना अनिवार्य है। पेपर लीक का सच क्या है, आइए पढ़ते हैं इस न्यूज़ के बारे में। ये भी नीट यूजी 2026 के पेपर लीक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के सनसनीखेज खुलासे के बारे में है। यह रिपोर्ट दर्शाती है कि परीक्षा का पेपर किसी प्रिंटिंग प्रेस से नहीं बल्कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के अधिकृत विषय विशेषज्ञों सब्जेक्ट एक्सपर्ट द्वारा ही चोरी और लीक किया गया था। इस लेख में मुख्य बिंदु निम्नलिखित है कि विषय विशेषज्ञों द्वारा गोपनीयता का उल्लंघन, प्रश्न पत्र चोरी का कार्यप्रणाली, प्रश्न पत्र की गोपनीयता या अनुवाद या बैक ट्रांसलेशन या प्रूफ रीडिंग या प्रक्रिया के दौरान एनटीए द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया। जानकारी बाहर लाना, इन विशेषज्ञों ने कथित तौर पर रफ पेपर की हाथ से लिखी पर्चियों या एनसीईआरटी किताबों पर पैराग्राफ मार्क करके अपनी याददाश्त के दम पर गोपनीयता सवाल को परीक्षा से पहले सुरक्षित क्षेत्रों से बाहर निकाला और होटल रूम में साजिश इन चुराए गए 135 सवालों को बाद में होटल के कमरों में बैठकर दोबारा तैयार किया गया। और आरोपी विशेषज्ञों का नाम सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में जिन प्रमुख विशेषज्ञों का नामजद किया है वे हैं मनीषा गुरुनाथ मांद्रे या बोटनी और जूलॉजी विशेषज्ञ, और प्रहलाद विठ्ठलराव कुलकर्णी पीवी कुलकर्णी केमिस्ट्री विशेषज्ञ, और मनीषा संजय हवलदार फिजिक्स विशेषज्ञ की भारी लेनदेन और नेटवर्क विवरण। विशेषज्ञों ने कोचिंग ऑपरेटरों और बिचौलियों और दलालों के साथ मिलकर एक बड़ा अंतरराज्य रैकेट तैयार किया था और चुराए गए प्रश्न पत्रों का व्हाट्सएप, टेलीग्राम और ऑनलाइन क्लासों के जरिए भारी रकम लाखों रुपये के बदले कुछ खास उम्मीदवारों तक पहुंचाया गया। और मनीषा और हवलदार के पति के बैंक खाते में ऑनलाइन पैसे के लेनदेन से सबूत भी मिले हैं। तो सुरक्षा प्रणालियों में उठते सवाल, चार्जशीट में एनटीए की गंभीर सुरक्षा या खामियों को उजागर किया गया है। एनटीए दफ्तर की पहली मंजिल पर स्थित कॉन्फिडेंस सेक्शन से बाहर निकलते समय इन विशेषज्ञों की कोई सख्त शारीरिक जांच या तलाशी नहीं होती थी और सीसीटीवी कैमरों की लाइव निगरानी के लिए वहां कोई अलग कंट्रोल रूम या समर्पित सुरक्षा व्यवस्था मौजूद नहीं थी। कानूनी धाराएं और सख्त कार्रवाई, सीबीआई ने इन आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 316(5) लोक सेवक द्वारा आपराधिक विश्वासघात और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित संसाधनों की रोकथाम और अधिनियम 2024 के तहत विशेष फास्ट या सीबीआई ने इन आरोपियों के खिलाफ की धारा 316 या लोकसेवा द्वारा अपराधियों विश्वासघात और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित संसाधनों को रोकथाम और अधिनियम 2024 के तहत विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया है। इन धाराओं के तहत सिद्ध होने पर उम्र कैद या 10 साल तक की जेल और न्यूनतम 10 करोड़ तक की जुर्माना हो सकता है। विश्लेषण है कि नेशनल ड्यूरियल या डाटा ब्रिगेड के आंकड़ों के खुलासा के दौरान 2,55,000 मामले पैसे हैं जिनमें से पक्षकार की दिलक्षी नहीं दिखाई दे रहे हैं। आई पढ़ते इस न्यूज़ के बारे में कि वकीलों के पेश नहीं होने से 11 लाख मुकदमे लंबित हैं। आई पढ़ते इस न्यूज़ के बारे में डिटेल से। मुख्य बातें कि नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में केंद्र जांच ब्यूरो सीबीआई द्वारा दायर की गई पहली चार्जशीट के मुख्य खुलासे के बारे में कि सीबीआई की इस चार्जशीट के अनुसार परीक्षा पेपर लीक भारी प्रिंटिंग प्रेस हैकिंग के लीक नहीं हुआ था, लेकिन बल्कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के अंदर ही 3 प्रमुख विशेषज्ञों एक्सपर्ट अपने अधिकारियों का दुरुपयोग करके लीक किया गया था। इसके बारे में हमने पढ़ लिया था दोस्तों डिटेल से। आई पढ़ते आगे बढ़ते हैं कि सीबीआई ने इस मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया है जिनमें से के प्रमुख नाम निम्नलिखित हैं। पीवी कुलकर्णी इसके बारे में पढ़ लिया था दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं कि ये भी संपादकीय न्यूज है कि निम्न आय वाले देशों में घुसखोरी ज़्यादा और डिजिटल युग में भ्रष्टाचार छिपाना मुश्किल। आइए पढ़ते हैं इस न्यूज़ के बारे में। निम्न आय वाले देशों में घुसखोरी ज़्यादा और संयुक्त राष्ट्र यूएन की रिपोर्ट। यह लेख संयुक्त राष्ट्र की सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2026 के आंकड़ों पर आधारित है। मुख्य आंकड़े रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में सरकारी अधिकारियों से संपर्क करने वाले लगभग 13% लोगों से पिछले 12 महीनों में के दौरान रिश्वत मांगी गई थी और यह उन्हें जबरन या देनी पड़ी। प्रभाव निम्न और मध्यम आय वाले देशों में तीसरी दुनिया के देशों में यह समस्या विकसित देशों की तुलना में काफ़ी गंभीर है। डिजिटल युग में भ्रष्टाचार छिपाना मुश्किल। बदलाव सिस्टम आधुनिक डिजिटल तकनीकों के आने से अब रिश्वतखोरी को छुपाना बेहद मुश्किल हो गया है। ऑनलाइन टूल्स का असर, ऑनलाइन गवर्नेंस और डिजिटल रिकॉर्ड की वजह से भ्रष्टाचार को अंकुश लगाने और पारदर्शिता बढ़ाने में मिल रही है।
बोझ पश्चिम एशिया तनाव के बीच निर्यात करना बहुत महंगा है। प्रदेश न्यूज के बारे में डिटेल से मुख्य बातें पढ़ते हैं कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक निर्यात पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ के बारे में है कि नीचे दिए लेख का विस्तृत या हिंदी सारांश दिया गया है। मुख्य बिंदु कि बोझ क्या पश्चिम एशिया तनाव के बीच निर्यात करना बहुत महंगा हुआ। मुख्य मुद्दा पश्चिम एशिया मिड ईस्ट में भू राजनीतिक तनाव और संघर्षों के चलते अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मांगों में बाधा आ रही है। इसके कारण माल भेजने या शिपिंग का खर्च अत्यधिक बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश पर प्रभाव माल ढुलाई की बढ़ी दरों या कंटेनरों की भारी कमी के कारण उत्तर प्रदेश यूपी के निर्यातकों को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है और अमेरिका और यूरोपीय देशों में जाने वाले भारतीय उत्पाद प्रभावित हो रहे हैं। संकट के प्रमुख कारण और प्रभाव कि माल ढुलाई और अन्य खर्चों में भारी बढ़ोतरी, तनावग्रस्त समुद्री क्षेत्र में बचने के लिए जहाजों को लंबे और वैकल्पिक रास्तों जैसे अफ्रीका का चक्कर लगाकर का उपयोग करना पड़ रहा है और इसमें माल ढुलाई का समय अधिक और डीजल ईंधन का खर्च बढ़ गया है। इसके अलावा युद्ध जोखिम प्रीमियम वारिक्स प्रीमियम लगने से बीमा शुल्क में भी बड़ा उछाल आया है। कि कंटेनर की तीव्र कमी, वैश्विक जहाजों के मार्ग बदलने और बंदरगाहों पर देरी होने से खाली कंटेनर की भारी किल्लत हो गई है। इसके कारण समय पर ऑर्डर पूरे करना मुश्किल हो रहा है। कि सरकारी राहत का ऐलान, बढ़ती लागत से जूझ रहे घरेलू निर्यातकों को कुछ राहत देने के लिए सरकार ने विशेष वित्तीय उपायों और माल ढुलाई शुल्कों में सब्सिडी छूट देने की घोषणा की है और ताकि भारतीय वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहें। अपीलें खारिज होने के साथ 36 साल पुराने वो फोर्स केस खत्म। आए प्रदेश न्यूज के बारे में वो फोर्स घोटाले वो फोर्स स्कैम केस से संबंधित है जिसमें हाल ही में भारतीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले से जुड़ी अंतिम लंबित याचिका को खारिज करने के बाद करीब 40 साल पुराना कानूनी विवाद पूरी तरह समाप्त हो गया है और लेख के मुख्य बिंदुओं का विवरण नीचे दिए गए। मुख्य समाचार हेडलाइंस, मुकदमा समाप्त। सुप्रीम कोर्ट की पीठ जस्टिस जेबी परदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्र ने वकील अजय कुमार अग्रवाल द्वारा 2005 के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अंतिम बची हुई याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही इस संवेदनशील मामले के सभी कानूनी रास्ते बंद हो गए हैं। 2005 का दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट ने मई 2005 में हिंदुजा भाइयों यश्री चंद्र या गोपी चंद्र और प्रकाश हिंदुजा और स्वीडिश हथियारों निर्माता कंपनी एबी वोफर्स के खिलाफ सभी अपराधियों या आरोपियों को सबूतों के अभाव के कारण रद्द कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने अब उसी राहत को बरकरार रखा है। सीबीआई की याचिका पहले ही खारिज। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई द्वारा देर से या 4522 दिनों की देरी दायर की गई मुख्य अपील को सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में ही खारिज कर दिया था। वो फोर्स घोटाला क्या है? वो फोर्स घोटाला डील का वितरण। यह विवाद 24 मार्च 1986 को भारत सरकार और स्वीडिश कंपनी एबी वोफर्स के बीच हुए 1437 करोड़ रुपए के रक्षा सौदे से जुड़ा है, जिसके तहत भारतीय सेना के लिए 400 या 155 mm होजीतर तोपें खरीदी जानी थी। रिश्वत के आरोप। साल 1987 में स्वीडिश रेडियो ने दावा किया है कि इस सौदे को हासिल करने के लिए भारतीय राजनेताओं और रक्षा अधिकारियों को लगभग 64 करोड़ की अवैध रिश्वत या कमीशन दिया गया था। राजनीतिक और सैन्य प्रभाव। राजीव गांधी सरकार की गिरना। इस घोटाले के कारण पैदा हुए भारी राजनीतिक विवाद के चलते तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार को 1989 के लोकसभा चुनाव में निःशस्त्रता गंवानी पड़ी थी। या कारगिल युद्ध में अहम भूमिका। विवादों के बावजूद वो फोर्स या होवित्ज़र तोपों ने 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी घुसपैठियों के खिलाफ अद्वितीय या बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और जिसने भारतीय सेना को युद्ध में बड़ी बढ़त दिलाई। सेहत के लिए खतरा है कि मिलावटी खाना। आय प्रति के इसके बारे में मिलावटी खाना, एडल्टरेटेड फूड और उससे सेहत को होने वाले नुकसानों के बारे में बात करता है। इसमें सरकार के अध्ययन या मिलावट के दुष्प्रभाव और घर पर ही मिलावट की पहचान करने के आसान तरीके बताए गए हैं। लेख से जुड़े मुख्य बातें नीचे दी गई हैं और सरकारी अध्ययन के मुख्य आंकड़े। हर 6 में से एक भारत में लगातार हर छः में से एक खाद्य पदार्थ मिलावटी पाया जाता है। स्वास्थ्य पर असर। मिलावटी सिर्फ स्वाद खराब नहीं करती बल्कि यह आपकी सेहत के लिए गंभीर खतरा है। मिलावट के दुष्प्रभाव या साइड इफेक्ट। पोषक तत्वों की नुकसान। मिलावट के कारण भोजन से ऊपरी पोषक तत्व गायब हो जाते हैं और गंभीर बीमारियों, केमिकल और कृत्रिम रंगों के इस्तेमाल से पेट की बीमारियां या लीवर की समस्या और कैंसर जैसी घातक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। बचाव के उपाय। घर के खाने को प्राथमिकता। बाहर के खाने की जगह घर पर बने ताजे भोजन का इस्तेमाल करें। फल सब्जियों की सफाई। कि सब्जियों को पकाने से पहले 10 या 15 मिनट गुनगुने पानी या बेकिंग सोडा वाले पानी में डुबो कर रखें। और जागरूकता। हमेशा भरोसेमंद या ISI या एक मार्क प्रमाणित ब्रांड के उत्पाद ही खरीदें। और घर पर मिलावट की पहचान कैसे करें? आसान तरीके। लेख के दाहिने और राइट कॉलम अलग अलग चीज़ों को जांचने के तरीके दिए गए हैं। दूध, मिल्क। चिकनी सतह पर दूध की एक बूंद गिराएं और अगर वह बिना कोई निशान छोड़े बह जाती है तो उसमें पानी की मिलावट है। असली दूध धीरे धीरे बहता है जिसे सफ़ेद निशान छोड़ता है। और मसाले, स्पाइसी जैसे मिर्च पाउडर या हल्दी को पानी में डालकर देखें और अगर तुरंत अलग हो जाए तो कृत्रिम रंग तो मिलावटी है। तो नारियल
नारियल तेल की बोतलें को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें और शुद्ध नारियल तेल जम जाएगा, और जबकि मिलावटी तेल अलग परत के रूप में ऊपर तैरता रहेगा। और हरी सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल या हरी मिर्च या मटर जैसी सब्जियों को पानी में डालकर थोड़ी थोड़ी देर रख लें, और अगर पानी रंग रसायन हरा हो जाता है तो उन पर मेलाकाइट ग्रीन या मेलाचाइट ग्रीन केमिकल का मिलावट की गई है। और शहद हानि, एक गिलास में पानी के शहद का कुछ बूंदे डालें और शुद्ध शहद बिना घुले नीचे बैठ जाता है, और जबकि मिलावटी शहद पानी में तुरंत घुल जाता है। भारत के लिए अमेरिकी विद्यार्थियों वीजा में 62% की गिरावट। आई प्रतिशत न्यूज़ के बारे में इंटरनेशनल रिलेशन से लिया गया दोस्तों कि भारत के लिए अमेरिकी विद्यार्थी वीजा में 62% की गिरावट। मुख्य बिंदुओं का सारांश। वीजा में भारी कमी। वर्ष 2025 में भारतीयों को जारी किए गए अमेरिकी छात्र वीजा F1 में 62% की गिरावट दर्ज की गई है। और जारी किए गए वीजा के आंकड़े। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारतीय के नागरिकों को केवल 22,149 छात्र वीजा जारी किए गए हैं, जबकि वर्ष 2024 में यह संख्या 58,694 थी। और OTP कार्यक्रम पर संकट। सेंटर फॉर इमिग्रेशन स्टडीज CIS की रिपोर्ट में वैकल्पिक व्यवहारिक प्रशिक्षण OPT कार्यक्रम पर संकट। सेंटर फॉर इमिग्रेशन या स्टडीज के CIS की रिपोर्ट में वैश्विक व्यवहारिक प्रशिक्षण OPT कार्यक्रम को समाप्त करने की सिफारिश की गई थी। रिपोर्ट का दावा है कि यह कार्यक्रम अमेरिकी श्रमिकों का नुकसान पहुंचता है। भारतीय छात्रों पर OPT कार्यक्रम के तहत अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को अमेरिका में पढ़ाई पूरी करने के बाद अस्थायी रूप से काम करने की अनुमति मिलती है, और अमेरिका में इस कार्यक्रम का लाभ उठाने वाले कुल छात्रों में से लगभग आधे छात्र भारतीय हैं। यदि इसे बंद किया जाता है तो पढ़ाई पूरी होने के बाद वहां रुककर काम तलाशने वाले भारतीय छात्रों पर इसका सबसे बड़ा असर पड़ेगा। चीन पर निर्भरता कम करने की तैयारी। यह पॉलीसिलिकॉन विनिर्माण को बढ़ावा देगी सरकार। प्रतिशत न्यूज़ के बारे में कि साइंटेक्स से लिया गया दोस्तों, इसको IR से भी जोड़ सकते हो कि भारत सरकार द्वारा पॉलीसिलिकॉन या पॉलीसिलिकॉन विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना के बारे में है, ताकि सौर ऊर्जा और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में चीन पर निर्भरता को कम किया जा सके। कि मुख्य लक्ष्य और योजनाएं कि चीन पर निर्भरता कम करना, और भारत सौर सेल और सेमीकंडक्टर चिप बनाने के लिए कच्चे माल या पॉलीसिलिकॉन के आयात, विशेषकर चीन पर अपनी निर्भरता को खत्म करना चाहता है। और PLI योजना पर विचार। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय पॉलीसिलिकॉन या विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक नई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI योजना लाने पर विचार कर रहा है। भारत की ऊर्जा क्षमता लक्ष्य कि वर्तमान क्षमता भारत में गैर जीवाश्म ईंधन नॉन फॉसिल फ्यूल आधारित स्थापित ऊर्जा क्षमता 213 गीगावाट GW से अधिक हो चुकी है। भविष्य का लक्ष्य साल 2030 तक इस क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य है। और यह सौर विनिर्माण क्षमता, वर्तमान में PV सेल विनिर्माण क्षमता लगभग 3200 गीगावाट है, और जिसके अगले एक वर्ष में 100 गीगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है। जून 2028 तक कम से कम 60 गीगावाट इंगट वेफर विनिर्माण क्षमता विकसित होने की संभावना है। अधिकारियों का वक्तव्य। सचिव संजीव कुमार शास्त्री का बयान। राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित उद्योग संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ या CII के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा बाजार है, और कम लागत नीलामी में सौर ऊर्जा की दरें या 2.50 रुपये प्रति यूनिट तक आ गया है, जो परमाणु ऊर्जा की लागत के लगभग बराबर और अधिक प्रतिस्पर्धा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हथकरघा के क्षेत्र में अपनाई गई नई प्रौद्योगिकी। प्रतिशत के बारे में कि 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 2026 के अवसर पर आयोजित समारोह के बारे में है, जिसमें भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में हथकरघा क्षेत्र के लिए डिजिटल तकनीकों और आधुनिक कूटनीतियों के उपयोग पर बल दिया है। और लेख का मुख्य विवरण और निम्नलिखित मुख्य बिंदु विभाजित हैं कि नई तकनीकी अपनाने की अपील। और राष्ट्रपति ने कहा कि हथकरघा के क्षेत्र में सतत विकास के लिए नई प्रौद्योगिकी मॉडल डिजिटल सप्लाई चेन का उचित उपयोग आवश्यक है, ताकि बुनकर सीधे बाजार तक पहुंच सके। और पुरस्कारों का वितरण। समारोह के दौरान राष्ट्रपति ने वर्ष 2025 के लिए 3 संतकारी हथकरघा पुरस्कार और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार वितरित किए हैं। और डाक टिकट जारी। इस विशेष अवसर पर 4 स्मारक डाक टिकट या कोमेमोरेटिव पोस्टेज या स्टैंप भी जारी किए गए हैं। और विविधता का प्रतीक। उन्होंने हथकरघा को भारत की विविधता या महिला सशक्तिकरण या कला संस्कृति के संरक्षण का मुख्य माध्यम बताया है। और केंद्रीय मंत्री का संबोधन। समारोह में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने भी भाग लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार नीतिगत सुधारों और तकनीकी या पारदर्शिता बुनियादी ढांचे के जरिए इस क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। राष्ट्रपति ट्रंप का नया आदेश। अब अमेरिका में केवल जन्म के आधार पर नहीं मिलेगी नागरिकता। प्रतिशत न्यूज़ के बारे में IR से लिया गया है कि मुख्य बिंदु और मुख्य बातें कि शीर्षक है कि अमेरिका में अब केवल जन्म के आधार पर नहीं मिलेगी नागरिकता, जन्मजात नागरिकता या बर्थ राइट सिटीजनशिप पर प्रतिबंध। ऐतिहासिक संदर्भ और प्रतिक्रियाएं। ट्रंप प्रशासन ने यह कदम अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट US सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के ठीक बाद उठाया, जिनसे उनके पिछले व्यापक आदेश को असंवैधानिक ठहराते हुए खारिज कर दिया था। और नए आदेशों के जरिए 14वें
14वें संशोधन के तहत मिलने वाली स्वचालित नागरिकता की दायरा को सीमित करने का प्रयास किया गया है और 2 नए कार्यकारी आदेशों का वितरण व्हाइट हाउस से द्वारा जारी वितरण और अनुसार 2 महत्वपूर्ण आदेशों निम्नलिखित हैं। ऐतिहासिक अपवादों का विस्तार, यह पहला आदेश। इसके तहत अमेरिकी धरती पर के जन्म लेने वाले कुछ विशेषज्ञों के बच्चों को स्वचालित नागरिकता से बाहर रखा जाएगा और इनमें विदेशी सरकार के कर्मचारी जैसे दूतावास या वाणिज्य दूतावास का स्टाफ या आतंकवादी संगठनों के सदस्य और विदेशी लॉबिस्ट के बच्चे शामिल हैं। और यह आदेश अमेरिकी क्षेत्रों यूएस टेरिटरीज में जन्म लेने वाले बच्चों को भी प्रभावित कर सकता है, बशर्ते कांग्रेस इसके लिए कानून पारित करे। और बर्थ टूरिज्म पर प्रतिबंध, यह दूसरा आदेश। इसका मुख्य उद्देश्य कि बर्थ टूरिज्म को रोकना, जहां विदेशी नागरिक केवल बच्चों को अमेरिकी नागरिकता दिलाने के लिए उद्देश्य पर्यटक वीजा पर अमेरिका यात्रा करते हैं। और यह आदेश विदेश मंत्रालय, अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट और होमलैंड सिक्योरिटी विभाग को ऐसे संदिग्ध मामले में वीजा देने से मना करने का निर्देश देता है। कि कानूनी चुनौतियां, अमेरिकी नागरिकों या स्वतंत्रता संघ ALCU सहित कई मानवाधिकार या कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ये नए संकीर्ण आदेश भी पूरी तरह से असंवैधानिक है और उन्हें अदालतों में कड़ी कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सीमा पर आतंकवाद खत्म होने पर भी पाकिस्तान से द्विपक्षीय संबंध संभव, भारत चीन में या 36वें WMCC के बैठक में साफ संदेश, सीमा पर शांति समझौते की स्थिरता के लिए आवश्यक। आई प्रतिनिधि के बारे में, भारत पाकिस्तान और भारतीय चीन द्विपक्षीय संबंधों पर आधारित है। इस रिपोर्ट में दोनों पड़ोसियों देशों के साथ सीमा सुरक्षा और शांति को लेकर हुए महत्वपूर्ण राजनीतिक व कूटनीतिक चर्चाओं की जानकारी दी गई है और शीर्षक मुख्य समाचारों का मुख्य सारांश नीचे दिए गए हैं। भारत पाकिस्तान संबंध, सीमा पर आतंकवाद पर सख्त रुख या मुख्य संदेश। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर के अनुसार पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंध तभी संभव है जब सीमा पार से होने वाले आतंकवाद पूरी तरह खत्म होगा। सरकारी नीति, पाकिस्तान अपनी सरकारी नीति के रूप में भारत के खिलाफ आतंकवाद का इस्तेमाल कर रहा है और जिसे कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। और ऐतिहासिक कदम, साल 2019 के पुलवामा आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान का मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN का दर्जा छीन लिया था और सीमा शुल्क को बढ़ाकर 2% कर दिया गया था। भारत चीन संबंध या 36वें WMCC बैठक की मुख्य बातें। बैठक का उद्देश्य नई दिल्ली में भारत और चीन के बीच 36वें या वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन या WMCC बैठक को आयोजित की गई है और स्पष्ट संदेश, सीमा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर शांति बनाए रखना ही दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध का स्थिरता के लिए सबसे आवश्यक सत्य है। इस सहमति कि दोनों पक्ष किसी भी तरह का गलतफहमी या आकलन से बचने के लिए मौजूदा सैन्य और राजनीतिक या चैनलों या राजनयिक एवं सैन्य संवाद को सक्रिय करने पर सहमत हुए हैं। जल सहयोग, भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने सीमा पार कंट्रोल बोर्ड या नदियों से जुड़े तकनीकों, डेटा या ऊपरी क्षेत्रों या अपस्ट्रीम प्रोजेक्ट की बुनियादी ढांचा परियोजना की जानकारी साझा करने की मांग को दोहराया। प्रतिनिधित्व, इस वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव पूर्वी एशिया या सुजीत घोष और चीनी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व महानिदेशक या होई यानकी ने किया। फिजी से अमेरिका तक पहुंचेगा डिजिटल संदेश या 54 भारतीय मिशन होंगे शामिल। आई पढ़ते हैं ऐसे न्यूज के बारे में। सूर्य पथ तिरंगा अभियान से जुड़ी हुई है और जिसमें भारत की स्वतंत्रता की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर जनसत्ता दिल्ली अखबार में 8 अगस्त 2024 के प्रकाशित किया गया है। और मुख्य जानकारी और घटनाक्रम, अभियान का नाम सूर्य पथ तिरंगा को हर घर तिरंगा कार्यक्रम का एक वैश्विक हिस्सा है और मुख्य उद्देश्य पूर्व में फिजी या द्वीप को लेकर पश्चिम में अमेरिका और सैन फ्रांसिस्को के तक के फैले 54 भारतीय मिशनों के माध्यम से तिरंगा फहराने का एक डिजिटल संदेश और तस्वीरों का श्रृंखला बद्ध रिले या डिजिटल रिले तैयार करना है। समय सीमा, यह डिजिटल ट्रैकिंग या 14 अगस्त की शाम से शुरू होकर 15 अगस्त 2026 का शाम तक विभिन्न टाइम जोन में जारी रहेगी। और मुख्य व्यक्तित्व, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस अनूठी पहल की तकनीकी और भौगोलिक बारीकियों की घोषणा की है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री की गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष हर घर तिरंगा का यह 5वां संस्करण जिनमें वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ या गायन पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। चीन का निर्यात $4 ट्रिलियन या IMF ने दी ट्रेडर्स बैरियर्स की चेतावनी। यह ड्रैगन से फिर डरी दुनिया। आई प्रदेश न्यूज के बारे में डिटेल्स IR से लिया गया है कि वैश्विक व्यापार में चीन की बढ़ती आक्रामकता, उनके भारी निर्यात प्रभुत्व और इसके परिणाम स्वरूप पूरी दुनिया और विशेष रूप से भारत के सामने उत्पन्न होने वाले या आर्थिक व रणनीतिक संकट के बारे में है कि इस विस्तृत संपादकीय विश्लेषण या दैनिक जागरण या हमारा महानगर के मुख्य बिंदु और उनके प्रमुख आयाम निम्नलिखित हैं। तो मुख्य विषय और वैश्विक चिंताएं, ड्रैगन से फिर डरी दुनिया, विशाल ट्रेडर या सरप्लस या निर्यात लेके शीर्ष पर प्रमुखता से बताया गया है कि चीन का निर्यात $4 ट्रिलियन पार कर गया है और चीन या कस्टम्स के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर उसका व्यापार अधिक ट्रेड या सरप्लस या $1 ट्रिलियन से अधिक चल रहा है। और ट्रेड या डेफिसिट का डर, पूरी दुनिया में चीन के व्यापार को लेकर गंभीर डर है और इसका मुख्य कारण ट्रेड या डिफिसिट या व्यापार घाटा है। यानी चीन अन्य देशों को भारी मात्रा में सामान बेचता है लेकिन इसके मुकाबले दूसरे मुल्कों से बहुत कम सामान खरीदता है।
IMF की चेतावनी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने इस विशाल असंतुलन के प्रति कड़ी चेतावनी जारी की है और IMF का कहना है कि चीन की अर्थव्यवस्था केवल निर्यात पर निर्भर रहने के लिए बहुत बड़ी हो चुकी है और इसके कारण वैश्विक व्यापार में नए या ट्रेड या बैरियर्स या व्यापारिक प्रतिबंध और संरक्षणवाद टैरिफ वार बढ़ रहे हैं। भारत की स्थिति और रणनीतिक चुनौतियां। रिकॉर्ड व्यापार घाटा। लेख में भारत और चीन के बीच बढ़ते द्विपक्षीय व्यापार घाटे पर गहरी चिंता जताई गई है। वर्तमान में भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा $100 अरब के पार पहुंच चुका है और जो भारतीय घरेलू विनिर्माण और राजकोषीय स्थिरता के लिए एक बड़ा संकट है। दवा या फर्मा और API की निर्माता। भारत जेनेरिक दवाओं के निर्माण में दुनिया का नेतृत्व करता है और लेकिन इन दवाओं को बनाने के लिए आवश्यक एक्टिव या फार्मास्यूटिकल या एग्रीडिएंट्स या API के लिए भारत आज भी काफ़ी हद तक चीन पर निर्भर है। इस सप्लाई चेन की निर्भरता को कम करने के लिए एंटी डंपिंग जांच और घरेलू नीतियां जैसे PLI स्कीम्स को लागू किया जा रहा है और चीन की नई रणनीति या चाइना 2.0। अमेरिका और पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए टैरिफ जैसे डोनाल्ड ट्रंप के कड़े रुख के जवाब में चीन ने चाइना 2.0 नीति अपनाई है और वहीं अमेरिका से हटकर अपना रास्ता माल भारत जो यूरोपीय संघ आसियानो या ब्रिक्स क्षेत्रों को बाजारों में खपाने की कोशिश कर रहा है। आगे की राह। भारत के लिए समाधान क्या किया जाए। लेकिन भारत को इस स्थिति से निपटने और विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम सुझाए गए हैं और AI और नई टेक्नोलॉजी पर ध्यान। भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में शोध R&D और निवेश को काफ़ी बढ़ाना होगा और मुक्त के रेवड़ियों पर रोक। चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा बांटी जाने वाली मुक्त रेवड़ियों का सब्सिडी बजाय इस पूंजी का इस्तेमाल बुनियादी ढांचे विकास और औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने में किया जाना चाहिए और चीन के साथ व्यापार में नई प्रतिस्पर्धा। घरेलू उद्योगों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाना होगा और इसके लिए एंटी डंपिंग शुल्कों को सही इस्तेमाल और गैर टैरिफ बाधाओं को दूर करना और नई वैश्विक बाजारों या एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन की खोज कराना अनिवार्य है ताकि वर्ष 2030 तक 1 लाख करोड़ की वस्तु सेवा निर्यात का लक्ष्य हासिल किया जा सके। पाक सऊदी अरब तुर्की के बीच रक्षा समझौते। आई प्रतिश न्यूज़ के बारे में। पाकिस्तान सऊदी अरब और तुर्की और टर्की के बीच एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय रक्षा समझौते की रिपोर्ट है। इस समझौते में मक्का संयुक्त रक्षा समझौते और मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट नाम दिया गया है जिसे मक्का में आयोजित एक शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षरित किया गया है और प्रमुख बिंदु समझौते की शर्तें कि एक पर हमला सब पर हमला। समझौते का मुख्य आधार यह है कि तीनों में से किसी भी एक देश पर हमले होने वाले सशस्त्र सैन्य हमले को तो तीनों देशों पर हमला माना जाएगा और हस्ताक्षरता इस ऐतिहासिक दस्तावेज पर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, कुर्सियों के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हस्ताक्षर किया है। इस बैठक में पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर भी शामिल थे और प्रमुख उद्देश्य क्षेत्र में किसी भी बाहरी आक्रमणता के खिलाफ एक सामूहिक रक्षात्मक प्रतिरोध या कलेक्टिव डिफरेंस स्थापित करना और सैन्य तालमेल बढ़ाना और खुफिया जानकारी साझा करना। और क्षेत्रीय संदर्भ। यह समझौता ऐसे समय में आया है जबकि पश्चिमी एशिया मिडिल ईस्ट में सुरक्षा संकट गहराया हुआ है और विशेषकर अमेरिका ईरान युद्ध की स्थिति और सऊदी अरब पर होने वाले हालिया हवाई व समुद्री हमले के बीच है। प्रारंभिक परीक्षा के प्रीलिम्स पीटी क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि अनुसंधान विकास और नवाचार RDI के कोर्स जो हाल ही में चर्चा में रहा के संदर्भ निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इस भारत में निजी क्षेत्र की डीप टेक महत्वाकांक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है और यह पात्र निजी कंपनियों को या संपार स्क्रिप्ट के मुक्त या कोलेक्ट्रल फ्री और दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है। तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा दोस्तों कि भारत सरकार ने अंतरिक्ष विज्ञान और ऊर्जा तकनीकी फर्मा जैसे डीप टेक क्षेत्रों में काम करने वाले निजी कंपनियों को कम लागत वाले संपार्श्विक मुक्त और दीर्घकालिक ऋण देने के लिए 1 लाख करोड़ या कॉर्पस के साथ RDI फंड बनाया है और इसलिए दोनों कथन सही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI द्वारा पूरी तरह से नए सिंथेटिक वायरस का डिजाइन तैयार करना और चिकित्सा विज्ञान में एक क्रांतिकारी कदम है, लेकिन यह सदैव सुरक्षा, बायो सिक्योरिटी और एथिक्स के लिए एक गंभीर चुनौती भी प्रस्तुत करता है। यह चर्चा कीजिए 150 शब्द संख्या उत्तर के बिंदु फ्रेमवर्क की भूमिका। हाल ही में वैज्ञानिक द्वारा AI लैंग्वेज या मॉडल की मदद से 16 पूरी तरह कार्यात्मक सिंथेटिक जीवाणुभोगी या बैक्टीरियोफेजेज या विकसित करने की घटना उल्लेख करें। ये सकारात्मक पक्ष या क्रांतिकारी कदम एंटीबायोटिक प्रतिरोधी सुपर बग्स के इलाज में सहायक या लक्षित दवा वितरण या टारगेटेड ड्रग्स डिलीवरी और विशिष्ट वैक्सीन निर्माण में तेजी और चुनौतियां। जैव सुरक्षा और नैतिक मुद्दे यूज या ड्यूअल यूज का खतरा, आतंकी समूह या रोग स्टेज द्वारा जैविक हथियार या बायो वेपन्स बनाने में दुरुपयोग आशंका है। AI एजेंट का अनियंत्रित और व्यवहार या रोग AI जो मानव सुरक्षा मानकों में यह तोड़ सकता है। और आगे की राह वैश्विक स्तर पर सशक्त जैव सुरक्षा नियामक ढांचे, बायोसिक्योरिटी फ्रेमवर्क का निर्माण और AI प्रयोगशाला की सख्त निगरानी। प्रति अगला न्यूज है प्रीलिम्स लिया गया है कि PT के लिए है कि केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के संदर्भ निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इस परियोजना के तहत केन नदी के अधिदेश जल को बेतवा नदी या बेसिन में हस्तांतरित किया जाएगा और इस परियोजना के कारण निर्मित होने वाले यह दोधन बांध पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में क्षेत्र में स्थित है कि यह भारत की पहली राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना ILR है। तो इसका आंसर तीनों हो जाएगा दोस्तों, तीनों सही है। केन बेतवा की परियोजना भारत की पहली बड़ी नदी जोड़ो परियोजना जिसका मुख्य बांध या दोधन या पन्ना टाइगर रिजर्व के भीतर आ रहे हैं, जिसमें पर्यावरण का चिंतित है।
जीएस पेपर 3 पर्यावरण और आपदा प्रबंधन हिमालयी क्षेत्र में बढ़ती या वानिकी या फॉरेस्ट फायरिंग की घटना न केवल स्थानीय जैव विविधता को नष्ट कर रही है, वही बल्कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन को भी गति दे रही है। हाल ही में संसदीय समिति द्वारा की गई सिफारिश के आलोक में वानिकी के कारण और इसके समन्वय के लिए अत्याधुनिक तकनीक जैसे उपग्रह निगरानी तथा नीतिगत उपायों की प्रभावशीलता का परीक्षण कीजिए। 250 की है। उत्तर की भूमिका इंट्रोडक्शन है कि हालिया संसदीय समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए हिमालय क्षेत्र में वानिकी की संभावना को रेखांकित करें। मुख्य भाग की बॉडी क्या है कि कारण चीड़ के वनों की अधिवक्ता या ज्वलनशील पत्तियां या मानवीय लापरवाही और जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ता तापमान, तकनीकी समाधान, नए समर्पित या उपग्रह की भूमिका, सटीक रियल टाइम डेटा या अर्ली वार्निंग सिस्टम या नीतिगत उपाय, राष्ट्रीय चीड़ पत्ती उपयोग नीति, बायोमास या उत्पादन, स्थानीय रोजगार, वन्य कानून की समीक्षा, निष्कर्ष पारिस्थितिकी संरक्षण और विकास के बीच संतुलन बनाते हुए स्थानीय समुदाय की भागीदारी या कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन को मजबूत करने की आवश्यकता पर बलते हैं। और अमेरिका सीनेट द्वारा रूस ईरान प्रतिबंध विधेयक पारित, भारत पर 100% टैरिफ का खतरा और समाचार। अमेरिकी सीनेट ने भारी बहुमत 86-11 से लिंडसे ओ ग्राहम संसेक की रशिया एंड ईरान एक्ट 2026 को मंजूरी दे दिया है और प्रभाव यह विधेयक उन देशों पर प्रभाव या 10% तक की सीमा शुल्क या टैरिफ लगाने का प्रावधान करता है जो रूस के तेल और गैस से खरीदना जारी रखते हैं। और चीन के बाद भारत रूसी कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार। यदि यह कानून बनता है तो अमेरिका को होने वाले भारतीय निर्यात पर भारी नकारात्मक असर पड़ेगा। कॉर्पोरेट निवेश में उछाल, लेकिन उपभोक्ता मांग कमजोर। CMIE डेटा के समाचार। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMEIE के अनुसार 1 अप्रैल से 5 अगस्त तक 2026 के बीच 26.75 लाख करोड़ के निवेश की घोषणा हुई है। मुख्य बिंदु इस निवेश का 86% हिस्सा घरेलू निजी क्षेत्र या डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर से आया है। हालांकि कुल निवेश का 56% केवल ITES या IT या इनेबल्ड सर्विसेज, डेटा सेंटर और 26 प्राथमिक बिजली क्षेत्र में केंद्रित है। ऑटोमोबाइल या उपभोक्ता वस्तु या कंज्यूमर गुड्स में निवेश 1% से भी कम है, जो कमजोर या ग्रामीण और शहरी उपभोक्ता मांग को दर्शाता है। कि RBI मौद्रिक नीति समिति RBI MPC मीटिंग की समीक्षा। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में RBI MPC ने सर्वसम्मति से रेपो रेट को 5.25% पर अपरिवर्तित रखा है और अपना रुख या न्यूट्रल बनाए रखता है। और खाद्य और ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण जून में मुद्रास्फीति CPI बढ़कर 4.38% हो गई थी, जिसके कारण दरों में कटौती नहीं की गई है। प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन है। हाल ही में समाचारों में रहे लिंडे ओ ग्राहम या संसेक या रियाद एंड ईरान एक्ट 2026 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। कि अमेरिका सीनेट द्वारा पारित एक विधेयक जिसका उद्देश्य रूस के युद्ध या वित्त पोषण या वार फाइनेंशियल को रोकता है और इसके तहत रूस से तेल खरीदने वाले देशों की अमेरिकी निर्यात पर 100% तक दंडात्मक टैरिफ लगाया जा सकता है। और भारत वर्तमान में रूस से कच्चे तेल का सबसे बड़ा वैश्विक खरीदार है। इसका आंसर पहला और दूसरा हो जाएगा, तीसरा गलत है दोस्तों। कि वैश्विक स्तर पर चीन रूस से कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, जबकि भारत दूसरे स्थान पर। कि मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। भारतीय अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय संबंध। हाल ही में आंकड़ों के अनुसार भारत में निजी कॉर्पोरेट निवेश में वृद्धि तो देखी गई है, लेकिन यह कुछ चुनिंदा क्षेत्रों तक ही सीमित है और व्यापक उपभोक्ता मांग में सुधार नहीं दिखा रहा है। इसके साथ ही वैश्विक भू राजनीतिक तनाव या अमेरिकी प्रतिबंधों जैसे टैरिफ खतरे ने भारत के व्यापक और आर्थिक माइक्रो इकोनॉमिक स्थायित्व के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी गई हैं। और इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए और बताइए कि भारत घरेलू मांग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठा सकता है। 250 शब्द 15 अंक की भूमिका। CMI के हालिया आंकड़े 26.35 लाख करोड़ निवेश और अमेरिकी सीनेट ने 100% टैरिफ बिल का संक्षिप्त उल्लेख करते हुए उत्तर का शुरुआत करें। और मुख्य बॉडी में कॉर्पोरेट निवेश के आसान निवारण ITES या बिजली में 82% के अधिक निवेश, उपभोक्ता वस्तु में 1% से कम। यह समझाएं, यह बताएं कि कमजोर उपभोक्ता मांग को कैसे प्रदर्शित करता है। और मुख्य भाग बॉडी भाग बाहरी आर्थिक खतरों या एक्सटर्नल शॉक पर चर्चा करें। और जैसे कि अमेरिकी प्रतिबंधों का भारतीय निर्यात पर असर या पश्चिमी एशिया तनाव के कारण कच्चे तेल की आवश्यकता और RBI की मजबूरियां। और सुझाव वे फॉरवर्ड। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, रोजगार सृजन, करों का सरलीकरण और व्यापार भागीदारी का विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन। और निष्कर्ष कंक्लूजन। एक संतुलित निष्कर्ष दें कि भारत को 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने के लिए या आंतरिक मांग और बाहरी सुरक्षा दोनों को मजबूत करना होगा। बोफोर्स मामला। न्यायपालिका की भूमिका या सर्टेन ऑन बोफोर्स कैसे चर्चा में क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने 2005 से लंबित अंतिम अपील को खारिज करते हुए वे दशकों के पुराने बोफोर्स मामले पर पूरी तरह से पर्दा गिरा दिया गया है। कोर्ट ने पूछा कि इतने साल बीत जाने के बाद भी इस मामले को क्यों खींचा जा रहा है। आइए पढ़ते हैं आगे कि UPSC पाठ्यक्रम 0 GS पेपर 2 न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यपालिका, न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक समय। मुख्य बिंदु। निर्णय या न्यायपालिका में लंबित मामलों या जुडिशियल डिपेंडेंसी या न्याय देने में होने वाली देर पर गंभीर सवाल उठाता है। यह मामला कार्यपालिका की जांच एजेंसियों जैसे CBI और अदालतों के बीच के समन्वय और समयबद्ध न्याय प्रणाली का या स्पीडी ट्रायल के महत्व को रेखांकित करता है। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस या बोर्ड रूम में सुधार या फिक्स बोर्ड रूम द रेस्ट विल फॉलो
चर्चा में क्यों है? द इंडियन एक्सप्रेस के आज के संपादकीय एडिटोरियल में कॉर्पोरेट प्रशासन या कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर निर्भर चर्चा की गई है। लेख के अनुसार कंपनियां अपनी विशेषज्ञता की कमी के कारण नहीं, बल्कि बोर्ड की चाटुकारिता या अत्यधिक सम्मान या सरप्लस डिफेंस के कारण विफल होती है। पाठ्यक्रम से जुड़ा यूपीएससी के लिए जीएस पेपर सेकंड शासन व्यवस्था गवर्नेंस पारदर्शिता एवं जवाबदेही पेपर जीएस पेपर 3 या एथिक्स गवर्नेंस से लिया गया है। इस टॉपिक को जोड़ सकते हैं। आई पते मुख्य बिंदु, किसी नए नियामक या नए कोड की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वर्तमान बोर्डों केवल सहमति देने या रेटिफाइंग के बजाय प्रश्न पूछने या इंट्रोगेटिंग पर ध्यान देना चाहिए। यह नवीनीकरणीय करण के बिना लंबे या आरामदायक या कार्य का शासन के लिए एक बड़ा जोखिम है कि संसदीय विशेषाधिकार और विपक्षी मांगे मॉनसून सेशन या डेवलपमेंट चर्चा में संसद के मॉनसून सत्र के दौरान राज्यों के सभापति ने संसदीय कार्य मंत्री से विपक्ष की उस मांग पर भी विचार करने का कहा है जिसमें पेपर लीक प्रदर्शनों को और सुरक्षा बलों की कार्रवाई पर गृह मंत्रालय से जवाब मांग रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने सोमवार से संसद में अपने सांसदों के अनिवार्य रूप से अत्यधिक रहने के लिए व्हिप जारी किया है और यूपीएससी पाठ्यक्रम से जुड़ा जीएस पेपर सेकंड संसद और राज्य विधायिका या संरचना कार्य संचालन शक्तियों विशेषाधिकार मुख्य बिंदु संसदीय व्हिप यह एक राजनीतिक दल का निर्देश होता है जो सांसदों से को सदन में उपस्थित रहने और किसी विशेष तरीके से मतदान करने के लिए बात करता है। इसका उल्लंघन दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ को आकर्षित कर सकता है और जवाबदेही या एक्सिक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी कार्यपालिका की विधि का संसद के प्रति उत्तरदायित्व भारतीय या संसदीय लोकतंत्र की मजबूती विशेषता है। प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रारंभिक परीक्षा के लिए कि सार्वजनिक दलों का द्वारा जारी किए जाने या व्हिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के व्हिप के पद या कार्यों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। यदि कोई सदस्य अपनी पार्टी द्वारा जारी व्हिप के निर्देशों को विरुद्ध मतदान करता है तो वह सदन की सदस्य से अयोग्य घोषित होने की जोखिम में रहता है। आगे पढ़ते हैं। इसका आंसर दूसरा हो जाएगा, पहला गलत है। इसका व्याख्या करते हैं। व्हिप के पद का उल्लंघन ना तो भारत संविधान में है और ना ही सदन के नियमों में। यह संसदीय सरकार की परंपराओं पर आधारित है। हालांकि यदि कोई सांसद पार्टी व्हिप का उल्लंघन करता है तो उसे 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराया जा सकता है। कॉर्पोरेट और सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों में बेहतर शासन व्यवस्था गवर्नेंस नियमों को संहिताओं या कोडेक्स की संख्या से नहीं, बल्कि संस्थागत बोर्डों या मंचों के भीतर स्वतंत्र या असहमत या आवाज़ों को दिए जाने वाले संस्था से तय होती है। आज की कॉर्पोरेट या राजनीतिक परिदृश्य के संदर्भ में इस कथन का समालोचना विवेचन कीजिए और 250 पद रंग किया है। मॉडल आंसर हो जाएगा इंट्रो में शासन गवर्नेंस को परिभाषा से शुरुआत करें और बताएं कि किसी भी संगठन की सफलता के लिए आंतरिक जवाबदेही और पारदर्शिता आवश्यक है। और मुख्य भाग नियमों का बनाम अचानक आचरण की भूमिका समझाए और केवल नियमावली या मैनुअल या नए नियमों के बनाने से सुरक्षा नहीं होता जब तक कि बोर्ड या संस्था के सदस्य कठिन प्रश्न पूछने की साहस न रखें। अत्यधिक सहमति या जोखिम सरप्लस डिफरेंस उदाहरण दे कि कैसे मुख्य सहमति या चाटुकारिता के कारण बड़ी संस्थाएं जैसे बैंक, कॉर्पोरेट घराने और सार्वजनिक निकाय विफल हो जाते हैं। सुधार के कार्यकाल या नियमित नवीकरणीय या रिन्यूअल जो स्वतंत्र निदेशकों सदस्यों की वास्तविक सदस्यता और प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन जैसी प्रक्रिया को मजबूत करना। निष्कर्ष में देखिए यह कहते हुए कि समाप्त करें कि यदि आप बोर्ड रूम या सदन के भीतर की चर्चा लोकतांत्रिक पारदर्शिता बना देंगे तो पूरी प्रणाली स्वतः ठीक हो जाएगी। यहीं पढ़ते आगे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA संशोधन और अंत्योदय योजना स्रोत या फूड सिक्योरिटी एक्ट अमेंडमेंट विल हर्ट द पुरेस्ट या इंडियन एक्सप्रेस पाठ्यक्रम जीएस पेपर 2 सरकारी नीतियाँ जीएस पेपर 3 भेषज खाद्य सुरक्षा गरीबी और भूख। यहीं पढ़ते मुख्य बातें चर्चा में क्यों है कि सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है और लेखा का तर्क प्रख्यात या अर्थशास्त्री जिन ड्रेज के अनुसार यह सुशासन अंत्योदय या अन्ना योजना AAY के तहत आने वाले सबसे गरीबी परिवार के खाद्य अधिकारों को प्रभावित कर सकते हैं और चिंताएं अंत्योदय श्रेणी के भीतर प्रति व्यक्ति पात्रता और असमानता को कम करने के काम पर राशन में कटौती का प्रयास किया जा रहा है। लेख ने इसकी तुलना या चपरासी और चौकीदार के वेतन की विसंगति को दूर करने के लिए चपरासी का वेतन को घटाने से किया है और सुझाव सरकार को मामूली बजटीय बचत के पीछे भागने के बजाय अंत्योदय सूची को अपडेट करना चाहिए क्योंकि वर्तमान चुनौतियां पुरानी और इनमें समावेशन या अपवर्जन या इंक्लूजन या एक्सक्लूजन की गंभीर त्रुटियां हैं। विश्वविद्यालय परिसरों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और छात्र विरोधी की स्रोत की RSS चीफ हिंट राइट रोटेज के ही शुड मेक हिज परिवर्तन इन इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया कि पाठ्यक्रम है कि जीएस पेपर 2 भारतीय राजनीतिक लोकतांत्रिक मूल्य और सामाजिक न्याय। मुख्य बिंदु है चर्चा में क्यों कि RSS प्रमुख मोहन भागवत के छात्र विरोधी प्रदर्शन स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर एक महत्वपूर्ण स्वागत योग्य बयान दिया है। मुख्य विचार है कि भागवत ने स्पष्ट किया है कि लोकतंत्र में आंदोलन या विरोध प्रदर्शन आम सहमति बनाने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि जैन जी की युवा पीढ़ी की निश्चित रूप से देशद्रोही नहीं है। शिक्षा प्रणाली में उसकी निराशा वास्तविक है और संपादकीय दृष्टिकोण या बयान लोकतांत्रिक सहिष्णुता को बढ़ावा देना और संपूर्ण सत्य तक पहुंचाने के लिए विरोधी विचारों का होना आवश्यक है। हालांकि चुनौती यह है कि सत्ता पक्ष और जमीनी स्तर पर काम करने के वाले संगठन इस संदेश को किस हद तक आत्मसात करते हैं।
अमेरिकी सीनेट द्वारा भारत और चीन पर टैरिफ का प्रस्ताव आई पढ़ते सीनेट के बारे में कि पाठ्यक्रम संबंध है जीएस पेपर 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध भारत और अमेरिका के संबंध और वैश्विक भू राजनीतिक मुख्य बिंदु पढ़ते हैं कि चर्चा में क्यों अमेरिका सीनेट 86-11 के भारी बहुमत से लिंडे ओ या ग्राहम या सेंक्शनिंग ये रशिया एंड आयरन एक्ट 2026 पारित है और प्रभाव इस विधेयक के तहत रूस के कच्चे तेल और गैस की खरीद जारी रखने के लिए भारत चीन और 3 अन्य देशों पर 100% दंडात्मक आयात शुल्क या टैरिफ लगाने का प्रावधान है। उद्देश्य वाशिंगटन का लक्ष्य और यूक्रेन युद्ध के वित्त पोषण के लिए मॉस्को की आर्थिक क्षमता को पूरी तरह से निचोड़ना है और यह बिल अब आगे की कार्रवाई के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास आएगा। और अंत्योदय अन्य योजना AAY के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी शुरुआत वर्ष 2000 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक लक्षित बनाने के लिए की गई थी और इसके तहत लाभार्थी या परिवारों को प्रति व्यक्ति माह या 5 किलोग्राम अनाज बेहद रियायती दरों पर दिया जाता है। और इसका अंतर कि पहला हो जाएगा दोस्तों NFSA के AAY कल्याणकारी दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए राजकोषीय सामाजिक सुरक्षा के संतुलन को समालोचनात्मक मूल्यांकन करना। तो इसका दूसरा है हाल ही में चर्चा में रहा लिंडो ओ ग्राहम संसेक्शन की रशिया ईरान 2026 में किस विधायिका द्वारा आगे बढ़ाया गया है कि आइए इसका व्याख्या पढ़ेंगे कि आई मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस आगे दिया गया है और इसका उत्तर दिया गया है पहला का और दूसरा का भी यहाँ दिया गया है। आइए पढ़ते हैं कि देखते हैं 2 मेंस के लिए क्वेश्चन दिया गया प्रैक्टिस के लिए मेंस के लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन है उसका आंसर बाद में देखेंगे दोस्तों कि पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA में किए जाने वाले संशोधन को लेकर राजकोषीय या विवेक के चश्मे से नहीं बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। अंत्योदय अन्य योजना AAY में सुधारों की आवश्यकता के आलोक में इस कथन का समालोचना मूल्यांकन कीजिए। 150 शब्द 10 संख्या है। आई पढ़ते इसका मॉडल आंसर कि जीएस पेपर 2 सरकारी नीतियां गरीबी से इस टॉपिक को जोड़ सकते हैं दोस्तों। दृष्टिकोण NFSA या AAY कल्याणकारी दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए राजकोषीय और सामाजिक सुरक्षा के बीच संतुलन समालोचनात्मक मूल्यांकन करना और भूमिका की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 और अंत्योदय अन्य योजना AAY भारत में भूखमरी और अत्यधिक गरीबी उन्मूलन के प्रमुख स्तंभ हैं। हालिया बजटीय एवं नीतिगत संशोधन अक्सर राजकोषीय विवेक और फिस्कल प्रूडेंस के नाम पर सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने पर केंद्रित होते हैं और लेकिन इनका मूल्यांकन या सामाजिक न्याय के चश्मे से होना अनिवार्य है। मुख्य भाग राजकोषीय विवेक बनाम कल्याण मूल्यांकन वित्तीय बोझ या खाद्य सब्सिडी का बड़ा हिस्सा राजकोषीय घाटे को बढ़ाता है जिससे बुनियादी ढांचे में निवेश सीमित होती है और अंतिम व्यक्ति का संकट सब्सिडी में किसी भी प्रकार की कटौती या लाभार्थियों को बाहर करने या एक्सक्लूजन एरर से समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति AAY लाभार्थियों की खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। AAY में सुधारों की आवश्यकता कि अपात्रों की पहचान या टारगेटिंग वर्तमान में समावेशन या इंक्लूजन त्रुटियों के कारण वास्तविक पात्र वंचित रह जाते हैं। डिजिटल डेटा जैसे ई श्रम या राशन कार्ड या पोर्टेबिलिटी का उपयोग कर लक्षित सुधार जरूरी है। पोषण सुरक्षा केवल गेहूं चावल के स्थान पर मोटे अनाज मिलेट और दालों को शामिल करना ताकि कुपोषण का समाधान हो सके और लीकेज रोकना या PDS में रिसाव या भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी बायोमेट्रिक या GPS का पूर्ण सुदृढ़ीकरण करना निष्कर्ष संशोधन की आवश्यक है लेकिन उसका उद्देश्य राजकोषीय बचत से अधिक अंत्योदय या अंतिम व्यक्ति का उदय होना चाहिए। नीति का दृष्टिकोण आर्थिक दक्षता के साथ साथ मानवीय और संवेदना पर भी आधारित होना चाहिए। दूसरा मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध से कच्चे तेल की आयात को लेकर भारत के अमेरिकी प्रतिबंधों को दंडात्मक शुल्क की खतरा रणनीति स्वायत्ता या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की परीक्षा है। इससे भू राजनीतिक परिदृश्य का भारत अमेरिका आर्थिक व रणनीतिक समुद्रों पर पड़ने वाले प्रभावों को विश्लेषण कीजिए। 250 शब्द 15 किया है। पढ़ते इसका मॉडल आंसर अंतर्राष्ट्रीय संबंध GS पेपर 2 की रूसी तेल आयात पर भारत अमेरिका गतिरोध में रणनीतिक स्वायत्ता की कटौती के रूप में देखना और इसके बहुआयामी प्रभाव को विश्लेषण करना। भूमिका है कि यूक्रेन संकट के बाद रूसी कच्चे तेल में की आयातों को लेकर भारत पर अमेरिकी प्रतिबंधों जैसे CAA TSA या द्विविधीय या प्रतिबंध का उद्देश्य दबाव भारत की रणनीति या स्वायत्ता या स्ट्रेटेजिक की ऑटोनॉमी के जरिए एक बड़ी परीक्षा रहा है। यह परिदृश्य भारत अमेरिका के संबंध के अधिकारों और राजनयिक संतुलन को सीधा प्रभावित करता है। मुख्य भाग भू राजनीतिक परिदृश्य आर्थिक प्रभाव ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार और संतुलन का जोखिम वैकल्पिक भुगतान राजनीतिक प्रभाव या क्वाड्स में संतुलन चीन विरोध मोर्चे पर जरूरी बहुध्रुवीय कूटनीति राजनीतिक की स्वायत्ता की ये परीक्षा भारत ने पश्चिमी दबाव के बावजूद भारतीय हितों की सस्ती ऊर्जा और मुद्रास्फीति नियंत्रण को प्राथमिकता दी है और यह दर्शाता है कि नई दिल्ली की किसी भी वैश्विक ब्लॉक का आंख मूंद कर अनुसरण नहीं करेगी और भारत अमेरिका का आर्थिक संबंधों पर प्रभाव
व्यापारिक प्रतिबंधों का दंडात्मक या शुल्कों की आकांक्षा या द्विपक्षीय व्यापार या विशेषकर रक्षा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में अनिश्चितता पैदा होती है। वैकल्पिक मार्ग भारत द्वारा डॉलर के बजाय या डॉलर मुक्त भुगतान या प्रणालियों जैसे रुपया, रूबल या स्थानीय मुद्रा व्यापार को बढ़ावा देने से अमेरिका वित्तीय वर्चस्व को चुनौती मिलती है। ऊर्जा विविधीकरण अमेरिका खुद भारत को कच्चे तेल और एलएनजी का निर्यात बढ़ाकर इस निर्यात को कम करने का आर्थिक विकल्प दे रहा है। और राजनीतिक संबंध प्रभाव भू राजनीतिक आवश्यकता अमेरिका भारत को चीन या प्रतिकार के रूप में देखता है और इसलिए वह भारत पर कड़े प्रतिबंध लगाने से बचता है क्योंकि इससे हिंद प्रशांत रणनीति इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी कमजोर होगी। क्वाड पर असर साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के बावजूद भू राजनीतिक हितों पर मतभेद क्वाड की एकजुटता को समय समय पर परखते हैं। परिपक्व कूटनीति दोनों देशों ने सहमति के साथ असहमति या एग्री टू डिसएग्री की नीति अपनाई है, जिससे रक्षा या अंतरिक्ष ICET जैसे क्षेत्रों में सहयोग जारी है। निष्कर्ष रूसी तेल का मुद्दा यह साबित करता है कि समकालीन भारत अमेरिका संबंध एक एकल आयामी नहीं बल्कि रणनीतिक स्वायत्ता बनाए रखते हुए भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका के साथ उसकी साझेदारी गठबंधन एलियंस नहीं बल्कि समान हितों पर आधारित रणनीति गठजोड़ है। केरल में यही सेंटी में मानव जनजीवित के संघर्ष का समाधान खबर क्या है कि इसके बारे में भी पढ़ लिया। जो सो आई पता है चीनी AI मॉडल याकिमी के 3 सैंडबॉक्स में भारत ने के निकालना साइबर सिक्योरिटी रिस्क खबर क्यों चीनी स्टार्टअप या मूनशॉट के फ्लैगशिप AI मॉडल याकिमी 3 के ब्रिटेन के AI सेफ्टी इंस्टीट्यूट द्वारा बनाए गए सुनिश्चित परीक्षण वातावरण या सैंडबॉक्स को जोड़कर बाहर निकलने में सफलता पाई है। और चिंता क्यों यह घटना रोबोटिक्स और AI प्रणालियों द्वारा स्वतः रूप से साइबर सुरक्षा चक्रों को बाईपास करने की क्षमता को दर्शाती है, जो वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा है। मेटा या OpenAI के मॉडल्स में भी ऐसे लक्षण देखे गए हैं। UPSC सिलेबस लिंक है GS पेपर 3 साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्लेक रिवाइव 1.0 टूल्स का अनावरण। खबर क्या है ATRE या सोका या टूल्स फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड द एनवायरनमेंट के शोधकर्ताओं ने वैज्ञानिक तरीकों से झीलों के जीर्णोद्धार या लेक रिस्टोरेशन के लिए लेक रिवाइव 1.0 नामक डिसीजन रिपोर्ट टूल्स लॉन्च किया है। और महत्व यह टूल जैसी नीतियों के बजाय स्थानीय संदर्भ या कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक अनुसंधान प्रकृति आधारित समाधान या नेचर बेस्ड सॉल्यूशन NBS चुनने में मदद करता है। UPSC सिलेबस लिंक है GS पेपर 3 पर्यावरण संरक्षण और जल प्रबंधन भारत का अनुसंधान विरोधाभास या इंडिया रिसर्च पैराडॉक्स या डीप टेक चर्चा क्यों हालिया डीप टेक समिट के रिपोर्ट के अनुसार भारत में परिवहन फर्मा या बायोटेक सबसे बेहद अनुसंधान निवेश का बन गया। हालांकि भारत का या कुछ R&D खर्च पिछले 2 दशकों में CRR-DP 0.6 से 0.7 पर स्थिर है, जबकि वैश्विक मानक 2.5 से 5% है। भारत में ट्रांसलेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर लैब से भारत तक तकनीकी पहुंचाना भी भारी कमी है। पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। हाल ही में समाचारों में देखा गया किमी 3 निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? इसका आंसर सी हो जाएगा। एक चीनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से मॉडल्स है। किमी चीनी स्टार्टअप मूनशॉट द्वारा विकसित एक अन्य AI मॉडल जिसने हाल ही में सुरक्षा सैंडबॉक्स वातावरण को तोड़कर साइबर सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया गया। और लेक वाइज 1.0 टूल्स के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। और यह टूल वैज्ञानिक तरीकों से झीलों और आर्द्र भूमियों को जीर्णोद्धार के द्वारा विकसित किया गया है और यह नीति निर्माताओं को प्रकृति आधारित समाधान या नेचर बेस्ड सॉल्यूशन चुनने में सहायता करता है। इसका आंसर दोनों हो जाएगा दोस्तों। ATRE द्वारा विकसित लेक रिवाइव 1.0 जलनिकों के जीर्णोद्धार के संदर्भ विकसित समाधान प्रदान करता है। मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर्यावरण GS पेपर 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का बढ़ता उपयोग जहां एक मानव वन संघर्षों को कम करने के क्रांतिकारी साबित हो रहा है, दूसरी ओर स्वायत्त यही मॉडल्स का अनियंत्रित व्यवहार और गंभीर साइबर सुरक्षा चुनौती पैदा कर रहा है। उदाहरण सहित इस कथन का समालोचन विश्लेषण कीजिए। 250 शब्द। मॉडर्न आंसर भूमिका वर्तमान में जैसे केरल या फार्म गार्ड या AI सेंटी या किमी 3 का सैंडबॉक्स से बाहर निकालना और सकारात्मक पक्ष वन जीव संरक्षण AI कैसे वास्तविक समय में पशुओं की पहचान करता है और त्वरित अलर्ट भेजता है और फसलों व मानव जीवन की रक्षा करता है, जैसे एडवांस मशीन लर्निंग या कैमरों में माध्यम से नकारात्मक पक्ष सुधारता जोखिम AI मॉडल द्वारा या स्वयं सुप्रोग्राम करने या सुरक्षा प्रणाली सैंडबॉक्स को बाईपास या करने का खतरा, जैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षित हो सकता है। निष्कर्ष है नीति तकनीकी विकास के साथ साथ मजबूत AI गवर्नेंस और सुरक्षा नियमों जैसे सैंडबॉक्स नियमों को कड़ा करना के आवश्यक बल दें। दूसरा प्रश्न है अर्थव्यवस्था विमान एवं प्रौद्योगिकी GS पेपर 3 भारत में वैज्ञानिक प्रतिभाओं की कमी नहीं, लेकिन यह देश का अनुसंधान या ढांचा R&D इंफ्रास्ट्रक्चर प्रयोगशाला में बाजार लैब टू मार्केट के संक्रमण को प्रभावित ढंग से संभालने में विफल रहा है। भारत के डीप टेक या नवाचार क्षेत्र में संदर्भ में इस कथन की जांच कीजिए। 250 शब्द। भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप या इकोसिस्टम है, लेकिन देश का अनुसंधान विकास R&D ढांचा वैज्ञानिक खोजों को व्यावसायिक उत्पादों में बदलने लैब टू मार्केट में यह संघर्ष कर रहा है। ढांचागत विफलता के मुख्य कारण यह सीमित या R&D निवेश। भारत का R&D खर्च सकल घरेलू उत्पाद GDP का केवल 0.64%, जबकि अमेरिका 3.5% और चीन 2.4% में सब बहुत अधिक है। निजी क्षेत्र की कम भागीदारी। भारत में R&D खर्च का मुख्य हिस्सा सरकार लगभग 7% वहन करती है, जबकि विकसित देशों में निजी क्षेत्र की अग्रणी होता है और फंडिंग और अभाव डेथ वेले डीप टेक की शुरुआत चरण से बाजार तक पहुंचने में लंबा समय भारी पूंजी की आवश्यकता होती है, जिसके लिए भारत में रिस्क कैपिटल की कमी है और एकेडमिक उपयोग के बीच कमजोर कड़ी। विश्वविद्यालय
के शोध व्यवहारिक व्यवसाय की आवश्यकता में मेल नहीं खाते और डीप टेक क्षेत्र में प्रभाव या चुनौतियाँ या बौद्धिक संपदा आईपी का कम व्यवसाय या पेटेंट या फाइलिंग में सुधार या लेकिन उनका व्यवहारिक उपयोग और व्यावसायिकीकरण बहुत कम है। प्रतिभा पलायन या ब्रेन ड्रेन बेहद बुनियादी ढांचे या फंडिंग के कारण भारत की शीर्ष वैज्ञानिक प्रतिभाएं विदेशों का रुख करती है। नियामक बाधाएं डीप टेक नवाचारों जैसे जैव प्रौद्योगिकी या एआई के परीक्षण परिणाम के लिए स्वीकृति मिलने में लंबा समय लगता है। सुधार के उपाय और सरकारी पहल राष्ट्रीय अनुसंधान या फाउंडेशन अनुसंधान एनआरएफएफ इसका उद्देश्य शिक्षाविदों उद्योग अनुसंधान या संस्थानों के बीच समन्वय या फंडिंग को बढ़ाना और राष्ट्रीय डीप टेक या स्टार्टअप नीति एनडीटीएसपी नीति बौद्धिक संपदा को मजबूत करने और दीर्घकालिक पूंजी जुटाने केंद्रित है। और आईडेक्स या टियर 1 या इनक्यूबेटर्स की रक्षा अन्य रणनीतिक क्षेत्रों में नवाचार सीधे बाजार में से जोड़ने के सफल प्रयास किया जा रहा है। निष्कर्ष भारत को अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा पूरा लाभ उठाने के लिए केवल शोध पर नहीं बल्कि उत्पाद या विकास पर ध्यान केंद्रित करना होगा। सार्वजनिक निजी भागीदारी या पीपीपी को मजबूत करके और एक फंडिंग बढ़ाकर ही प्रयोगशाला के बाजार के मार्गों को सुगम बनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सभी आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व वाटरलैंड कंजर्वेशन रिजर्व के लिए 10 किमी का खनन बफर जोन लागू। उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय में स्पष्ट किया है कि उत्तराखंड के आसन या आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व या आसन वेटलैंड रिजर्वेशन या रिजर्व के लिए जारी किया गया पूर्व आदेश जिसके तहत 10 किलोमीटर के दायरे में खनन प्रतिबंध था और अब देश के सभी आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व पर समान रूप से लागू होगा। महत्वपूर्ण तथ्य भारत में अगस्त 2026 के रामसर साइट की कुछ संख्या 101 हो गई है। इसमें अरुणाचल प्रदेश की गोवा या झील या गोवा लेक 101वीं राज्य की पहली रामसर साइट बनी हुई है। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व को राष्ट्रीय उद्यानों की तुलना में कम लेकिन समान आर्द्रभूमियों से अधिक कानूनी संरक्षण प्राप्त है। हीट वेव या लू बिजली गरिमा लाइटिंग अब राष्ट्रीय आपदा घोषित खबर या 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए केंद्र सरकार ने हीट वेव और आकाशीय बिजली लाइटिंग को एसडीआरएफ राज्य आपदा पर प्रतिक्रिया कोष या एनडीआरएफ के तहत अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं में शामिल कर लिया गया है। और कारण हाल ही में वर्षों में भारत में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली मौतों के बिजली गिरने का हिसाब 35% अधिक रहा है और जो कि बाढ़ और चक्रवात से भी अधिक। इसके अतिरिक्त वर्ष 2026 में मार्च से जुलाई के बीच देश में 4800 से अधिक हीट स्ट्रोक के मामले दर्ज किए गए और सीमावर्ती क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा या परियोजना पर गृह मंत्रालय एमएचए के जरिए नियम। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की 1 किलोमीटर की गंभीर किसी भी सौर या पवन या हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा सीमा से 50 किलोमीटर के भीतर की परियोजना के लिए सुरक्षा मंजूरी सिक्योरिटी क्लियरेंस अनिवार्य कर दी गई है। आर्द्रभूमि संरक्षण रामसर स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें है कि अगस्त 2026 के भारत के रामसर स्थलों की कुल संख्या 101 हो गए हैं जिसमें अरुणाचल प्रदेश की मायो झील न्यूनतम है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय के अनुसार भारत के सभी अधिसूचित आर्द्रभूमि संरक्षण के रिजर्व के चारों ओर 10 किलोमीटर का खनन बफर जोन लागू होगा। आसान संरक्षण रिजर्व या आसान कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड का पहला और रामसर स्थल जो आसान और यमुना नदी के संगम पर स्थित है। इसका आंसर बी हो जाए केवल 2 है। पहला गलत है कि अगस्त 2026 में भारत में 101 रामसर साइट लेकिन नवीनतम साइट अरुणाचल प्रदेश के ग्वाल झील या गुलो लेक से है न कि मायो झील से। दूसरा सही है सुप्रीम कोर्ट ने समानता और सिद्धांत के सभी आर्द्रभूमि रिजर्व 10 किलोमीटर को नो माइनिंग बफर जोन के अनिवार्य कर दिया गया है। तीसरा सही आसान रिजर्व देहरादून उत्तराखंड आसान और यमुना के संगम पर और यह राज्य का पहला रामसर स्थल 2020 तक है। मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है पर्यावरण आपदा जीएस पेपर 3 जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में चरम मौसम की घटना जैसे हीट वेव और आकाशीय बिजली की आवृत्ति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इन खतरों के आपदा प्रतिक्रिया कोष एसडीआरएफ या एनडीआरएफ के तहत शामिल करने के नीतिगत महत्व का विश्लेषण कीजिए और इसके प्रभावी या समन्वित मिटिगेशन के उपाय सुझाइए। 250 15 किया मुख्य बिंदु उन्हें उत्तर में शामिल करें कि भूमिका है कि हाल ही में अगस्त 2026 के चरम मौसमी गर्मी बिजली से होने वाली 35% मौतें का हवाला देते हुए वित्त आयोग की नई अधिसूचना को उल्लेख करें और नीतिगत महत्व पॉलिसी सिग्निफिकेंट वित्तीय सुगमता पहले राज्य स्थानीय आपदा कॉलोनी के तहत केवल 10% फंड का उपयोग कर पाते थे जो अब बढ़ता जाएगा और असंगठित क्षेत्र को सुरक्षा की बाहरी और कृषि श्रमिकों और गिग इकोनॉमी जैसे डिलीवरी या पोर्टनर्स को आपदा राहत और मुआवजा का मिल सकेगा। चुनौतियाँ चैलेंजेस साड़ी हिट या आइलैंड प्रभाव यूएचआई ग्रामीण क्षेत्रों में अर्ली वार्निंग सिस्टम ईडब्ल्यूएस की कमी और आगे की राह वे फॉरवर्ड प्रकृति आधारित समाधान और नेचर बेस्ड सोल्यूशन जैसे शहरी वनीकरण झीलों का पुनरुद्धार और बिजली से सुरक्षा के लिए लाइटिंग या अरेस्टर नेटवर्क का विस्तार। आगे बढ़ते हैं कि मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की बैठक रिपोर्टेड कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने नीतिगत रेपो को लगातार चौथी बार या 5.25% पर स्थिर रखा है। यह निर्णय मुख्य रूप से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान या मध्य पूर्व पश्चिमी एशिया संकट और घरेलू स्तर पर अल नीनो का मानसून की अनिश्चितता के कारण लिया गया है। और जीएस पेपर 3 पाठ्यक्रम जीएस पेपर 3 और भारतीय अर्थव्यवस्था और मौद्रिक नीति और मुद्रा स्फूर्ति कि कराधान या अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 खबर में क्यों लोकसभा में या ध्वनि मत से टैक्सेशन या अदर लॉ अमेंडमेंट बिल 2026 पर पारित कर दिया गया है और यह विधेयक विदेशी निवेश को आकर्षित करने और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सरकार को यूपीआई और रुपये पे लेन देन पर शुल्क एमडीआर को विनियमित करने का कानूनी अधिकार देता है। आरबीआई गवर्नर के अनुसार
से ऊपर की मर्चेंट भुगतान पर एक छोटा शुल्क लगाने का विस्तार किया जा रहा है। यूपीएससी पाठ्यक्रम जो जीएस पेपर 3 राजकोषीय नीति, डिजिटल बुनियादी ढांचा, बैंकिंग क्षेत्र और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और क्षेत्र का आधुनिकीकरण और 7 अगस्त को 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाए गए हैं, जो 1905 के स्वदेशी आंदोलन की याद में मनाया जाता है। आंकड़ों के अनुसार इस क्षेत्र में 35 लाख से अधिक कार्यबल शामिल है, जिसमें 72.3 महिलाएं हैं और हालांकि कुल 3.25 लाख करोड़ रुपये के बड़ा निर्यात में हथकरघा का हिस्सा केवल 1,330 करोड़ या 2025 या 26 हैं, जिसे एआई और डिजिटल बुनियादी ढांचे के माध्यम से आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न है, मेंस के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए है कि हालिया दिनों में डिजिटल भुगतान विशेषकर यूपीआई की अभूतपूर्व विस्तार के भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है और हालांकि इसके बुनियादी ढांचे को बनाए रखने के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर या शुल्क लगाने की आवश्यकता पर बहस छिड़ गई है और डिजिटल संप्रभुता और आर्थिक व्यवहारता के आलोक में इस कथन का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 250 शब्द रंग किया है। फ्रेमवर्क भूमिका, भारत में यूपीआई लेनदेन में सफलता के हालिया आंकड़े जुलाई 23.7 बिलियन लेन देन देते हुए शुरुआत करें और मुख्य भाग बॉडी पक्ष में तक डिजिटल बुनियादी ढांचे को बनाए रखने और बैंक और सेवा प्रदाता या फिनटेक की वित्तीय स्थिरता और बड़े लेनदेन जैसे 2000 रुपये से अधिक पर शुल्क लगाने के तार्किक आधार को समझाए और मुख्य भाग विपक्ष चुनौतियां, छोटे व्यवसाय पर प्रभाव, नगद कैश की और दोबारा झुकना का डर और डिजिटल साक्षरता से जुड़ी चुनौतियां। निष्कर्ष, कराधान या संशोधन विधेयक 2026 के माध्यम से सरकार के नियम और उपभोक्ता के हितों के बीच एक संतुलित मार्ग को सुझाव दे। कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विधेयक सरकार को यूपीआई और रुपए पे लेनदेन पर शुल्कों को विनियमित करने का कानूनी अधिकार प्रदान करता है और इसके तहत सभी प्रकार के यूपीआई लेनदेन पर अनिवार्य रूप से मर्चेंट या डिस्काउंट रेट या एमडीआर लागू कर दिया गया है। राष्ट्रीय हथकरघा क्षेत्र, नेशनल हैंडलूम सेक्टर के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस से 7 अगस्त 1905 स्वदेशी आंदोलन की समिति में बनाया गया है और चौथी अखिल भारतीय हथकरघा जनगणना अनुसार इस क्षेत्र में कार्यरत कुल कार्बन में महिलाओं की भागीदारी 50% से कम है। इसका आंसर पहला हो जाएगा दोस्तों, दूसरा गलत है। सॉरी, दूसरे का पहला हो जाएगा, दूसरा गलत है कि पहला का आंसर हो जाएगा, पहला हो जाएगा। इसका व्याख्या पढ़िए, दूसरा गलत है कि पहला बिल्कुल सही है कि विधेयक यूपीआई शुल्कों के नियम का कानून आधार पर देता है। दूसरा कथन गलत है क्योंकि सभी लेनदेन पर शुल्क नहीं लगाया गया है, केवल 2000 से अधिक के चुनिंदा मर्चेंट भुगतानी पर विचार किया जा रहा है, जबकि सामान या किराना या रोजमर्रा के लेनदेन के मुक्त करेंगे। दूसरा गलत है, पहला सही है। दूसरा का आंसर, हथकरघा जनगणना के अनुसार 72.3% महिला कार्यकर्ता शामिल हैं, जो कि इसके अत्यधिक महिला प्रावधान समावेशी क्षेत्र बनाता है। केंद्र राज्य पर हस्तांतरण या वित्तीय संघवाद या फिस्कल फेडरलिज्म। तमिलनाडु विधानसभा के केंद्रीय सरकार से करों के न्याय संगत या निष्पक्षता हस्तांतरण या टैक्स डिवोल्यूशन की मांग करते हुए एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया है। संवैधानिक जुड़ाव या सीधे अनुच्छेद 280 वित्त आयोग या अनुच्छेद 217 से जुड़ा है। और दक्षिण भारतीय राज्यों का तर्क है कि जनसंख्या नियंत्रण और आर्थिक दक्षता को बेहतर प्रदर्शन करने के बावजूद वित्तीय हस्तांतरण के वर्तमान मानदंडों पर उन्हें वित्तीय नुकसान हो रहा है। मैथ यूपीएससी पीसीएस के लिए सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बनाम प्रतिस्पर्धी संघवाद के संसद का मानसून सत्र विधायी जवाबदेही, लेजिस्लेटिव या अकाउंटेबिलिटी, समाचार या मानसून सत्र के दौरान विपक्षी द्वारा महत्वपूर्ण मुद्दों पर गृहमंत्री संबंधित मंत्रियों की सदन में उपस्थिति और जवाबदेही की मांग को लेकर गतिरोध देखा गया है। संवैधानिक जुड़ा अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रिपरिषद की लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को सिद्धांत को रेखांकित करता है। मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि मुख्य परीक्षा के लिए कि भारत में वर्तमान वित्तीय संघवाद को मॉडल क्षमता बनाम निष्पक्षता या इफिशिएंसी वर्सेस इक्विटी को अंतर विरोधी से जूझ रहा है। हाल ही में राज्यों द्वारा केंद्रीय कर हस्तांतरण को लेकर उठाए गए विवादों को आलोक में समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 250 शब्द रंग की है। मॉडल आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की भूमिका और हाल ही में तमिलनाडु जैसे राज्यों द्वारा पारित वर्षों का संदर्भ दें और बॉडी में राज्यों की चिंताएं प्रगतिशील राज्य या जनसांख्यिकी बदलाव या डेमोग्राफिक टीएफआर के आधार पर बनाने से दक्षिण के राज्यों को नुकसान और केंद्र का पक्ष इक्विटी के पिछड़े राज्यों जैसे बिहार यूपी के क्षेत्रीय विकास के लिए अधिक धन की आवश्यकता है। संवैधानिक प्रावधान संघवाद के संतुलन में 16वें वित्त आयोग के सम्मत चुनौतियां। निष्कर्ष आगे की कंक्लूजन, सहकारी संघवाद या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मजबूत करने के लिए वित्तीय प्रदर्शन, प्रोत्साहन और न्यूनतम राजस्व सुरक्षा जैसे सुधारों को सुझाव दें। वित्तीय हस्तांतरण और वित्तीय आयोग के सदन में भी कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर पहला हो जाएगा, संविधान का अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति के प्रत्येक 5 वर्ष में वित्तीय आयोग का गठन की शक्ति देता है। दूसरा गलत हो जाएगा, तीसरा भी गलत है। आइए पढ़ते हैं, पहला सही है। दूसरा गलत, वित्त आयोग की सिफारिश केवल सहकारी एडवाइजरी होती है। और तीसरा गलत है क्योंकि हस्तांतरण के मानदंडों के आय की दूरी या इनकम डिस्टेंस की जनसंख्या के प्रदर्शन और वन क्षेत्र में जैसे कई कारक शामिल होते हैं, आबादी नहीं। विधायी प्रक्रिया के संबंध में सामूहिक उत्तरदायित्व या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत का संविधान के किस अनुच्छेद से लिया गया है कि किसका 75 हो जाएगा। अनुच्छेद 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 75। पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है
इसका पहला सही है कि हाल ही में समाचारों के गृह मंत्रालय MHA के नए दिशा निर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके पहला सही है, दूसरा गलत है। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 50 किलोमीटर के भीतर सभी सौर परियोजना के अनिवार्य सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता है। दूसरा गलत है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पहले 5 किलोमीटर के दायरे में प्रतिबंध क्षेत्र घोषित किया गया है जहाँ कोई सौर गतिविधि नहीं हो सकती। दूसरा गलत है, इसमें 5 किलोमीटर नहीं 1 किलोमीटर तक बोला गया है कि दूसरा गलत है। गृह मंत्रालय ने सीमाओं से पहले 1 किलोमीटर न कि 5 किलोमीटर के दायरे के प्रतिबंध का क्षेत्र घोषित किया है। पहला सही है। मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। आंतरिक सुरक्षा अवसंरचनाएं कि भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और नवीकरणीय ऊर्जा का विकास राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत पर नहीं किया जा सकता। गृह मंत्रालय द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा या परियोजनाओं के लिए जारी हालिया दिशा निर्देशों के आलोक में इस कथन का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 150 शब्द 10 अंक हैं। उत्तर की रूपरेखा मॉडल आंसर। गृह मंत्रालय MHA द्वारा सीमावर्ती बुनियादी ढांचे सुरक्षा चिंताओं को संतुलित करने के लिए LAC के पास परियोजना हेतु लाई गए 1 किलोमीटर प्रतिबंध या 50 किलोमीटर की सुरक्षा मंजूरी नियत का उल्लेख करें। मुख्य भाग बॉडी सुरक्षा जोखिम, रडार या संचालन में व्यवधान या दुश्मन देशों द्वारा ग्रेड या हैकिंग का खतरा, संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र में निजी व विदेशी उपकरणों की तैनाती में जासूसी का जोखिम, विकास दर, सीमावर्ती गांव में बिजली की उपलब्धता प्रभावित होना और नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों या रिन्यूएबल एनर्जी गोल गति धीमी होना। निष्कर्ष, सुरक्षा चिंताओं को दूर करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा और हरित ऊर्जा दोनों को मजबूत करने के लिए सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियां जैसे NTP और SECI के माध्यम से सुरक्षित परियोजना को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। तो मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि इतिहास के लिए GS पेपर 1 1905 के स्वदेशी आंदोलन ने न केवल भारत की राजनीतिक चेतावनी बदला बल्कि देश की आत्मनिर्भरता, आर्थिक मॉडल और कुटीर उद्योगों की नींव भी रखी। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के महत्व के आलोक में इस कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 150 शब्द 10 अंक। आई पढ़ते इसका मॉडल आंसर कि मॉडल आंसर है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त का स्वदेशी आंदोलन। ये कल के आंसर जो मेंस आंसर राइटिंग के लिए छूट गया दोस्तों सबसे लास्ट में, उसी का मॉडल आंसर है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 से ऐतिहासिक जुड़ाव को बताते हुए शुरुआत करें। मुख्य भाग की राजनीतिक चेतावनी के बदलाव जन आंदोलन की शुरुआत, बहिष्कार को विचार करें, स्वराज का लक्ष्य, आत्मनिर्भर आर्थिक मॉडल और कुटीर उद्योग, स्वदेशी कपड़ा मिलों, साबुन, माचिस कारखानों और स्थापित करना और हथकरघा हैंडलूम को पुनर्जीवित करना और समालोचनात्मक पहलू, सीमाएं या आंदोलन का मुख्य रूप से शहरी और मध्यम वर्ग तक सीमित रहा है और तकनीकी व पूंजीगत सीमाओं का कारण कुटीर उद्योगों का यह मॉडल लंबे समय तक ब्रिटिश मशीन निर्मित कपड़ों का मुकाबला नहीं कर सकता। निष्कर्ष है 20 शब्दों वर्तमान आत्मनिर्भर भारत वोकल फॉर लोकल में इसके महत्व को रेखांकित करें। दूसरा मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में ब्रिक्स देशों में के बीच शैक्षणिक और तकनीकी सहयोग या ग्लोबल साउथ के विकास के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण और भुवनेश्वर में आयोजित 13वें ब्रिक्स शिक्षा मंत्री की बैठकों के संदर्भ में चर्चा कीजिए। और 250 शब्द 15 की है। इसका मॉडल आंसर पढ़ते हैं कि भूमिका है कि भुवनेश्वर में आयोजित 13वें ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक का संदर्भ देते हुए कि बताएं कि कैसे यह ग्लोबल साउथ की आवाज़ को मजबूत करता है, कि शैक्षणिक ग्लोबल का महत्व, ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी BNU के सुदृढ़ संयुक्त अनुसंधान, जॉइंट रिसर्च और विकासशील देशों के लिए सुलभ व समावेशी शिक्षा, तकनीकी सहयोग, ग्लोबल साउथ, डिजिटल साक्षरता, AI साइबर सुरक्षा में क्षमता निर्माण और पश्चिमी देशों पर तकनीकी निर्भरता को कम करना। चुनौतियां, ब्रिक्स देशों के बीच भाषाई बाधाएं, भिन्न शैक्षणिक ढांचा और भू राजनीतिक मतभेद जैसे भारत चीन सीमा विवाद, और एक संतुलित निष्कर्ष दें कि कैसे यह सहयोग बहुध्रुवीय विश्व या मल्टीपोलर वर्ल्ड और सतत विकास लक्ष्यों SDG 4 को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है। आज की PIB सुर्खियों 8 अगस्त 2026 IIT दिल्ली का 97वां दीक्षांत समारोह और परम प्रज्ञा सुपर कंप्यूटर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IIT दिल्ली के 97वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया है। इस अवसर पर उन्होंने सोनीपत परिपथ में स्थापित परम प्रज्ञा नामक AI संचालित हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग सुविधा को उद्घाटन किया है। UPSC लिंक GS पेपर 3 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुपर कंप्यूटिंग, नमा इंडिया मेडिकल डिवाइस 2024 सम्मेलन। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के या फार्मास्यूटिकल या विभाग ने FICCI के सहयोग से नई दिल्ली के विमान भवन में 9वें इंडिया मेडिकल डिवाइस 2026 सम्मेलन का आयोजित 7 से 8 अगस्त किया गया। इसकी थीम टूवर्ड विकसित भारत एडवांसिंग इंडिया एज ग्लोबल हब फॉर सिक्योरिटी या क्वालिटी मेडिकल डिवाइसेज। UPSC लिंक GS पेपर 2 या 3 स्वास्थ्य अवसंरचना आत्मनिर्भर भारत या मैंडेट क्षेत्र है। MSME विलंबित या भुगतान के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान। सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों MSME के लिए विलंबित या भुगतान या डिले या पेमेंट की सदस्यता को दूर करने और मध्यस्थता निर्णयों को सुगम बनाने के लिए ऑनलाइन और विवाद समाधान ODR प्रणाली को मौजूद किया है। उसके तहत यदि कोई बिक्री या रद्द करने के आवेदन 6 महीने से अधिक लंबित रहता है तो अदालतों को आपूर्तिकर्ताओं को कम से कम 50% राशि भुगतान करने का आदेश देना होगा। GS पर भारतीय अर्थव्यवस्था MSME का विकास
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई के नए आधार पर 2024 प्रभावित समाचार। हाल ही में कैबिनेट और सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा लिए गए निर्णय के तहत उपभोक्ता मूल्यांक सूचकांक सीपीआई का आधार पर 2012 में बदलकर 2024 कर दिया गया है, जो जनवरी 2026 में प्रभावी हो चुका है। वस्तु की टोकरी या बास्केट को 299 बढ़ाकर या 358 कर दिया गया है। और पेपर 3 अर्थव्यवस्था मुद्राओं और आर्थिक संकेत है। परम प्रज्ञा का हाल ही में सुर्खियों में रहा, निम्नलिखित में किससे संबंधित है कि इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। आईआईटी दिल्ली में स्थापित यही संचालित है हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटर। आईआईटी दिल्ली में सोनीपत परिसर में परम प्रक्रिया का नामक यह संचालित सुपर कंप्यूटर उद्घाटन किया गया है। दूसरा है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। इसका पहला दूसरा होगा, थर्ड गलत हो जाएगा। पहला दूसरा उसका आंसर है सही। हाल ही में इसके आधार पर वर्ष संशोधन कर 2024 लिया गया है और नई श्रृंखला में वस्तुओं सेवाओं की टोकरी को बढ़ाकर 358 कर दिया गया। तो पहला दूसरा सही है। तीसरा गलत है। भारतीय रबी आयुर्वेद अपने मोदी नीति के नियमों के मुख्य रूप से थोक मूल्य सूचकांक WPI का उपयोग करता है। तीसरा गलत है कि आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा मुद्रास्फीति मापक के लिए सीपीआई ना कि WPI का उपयोग करता है। सीपीआई है ना कि WPI के। मेंस के क्वेश्चन, प्रक्रिया अर्थव्यवस्था के लिए भारत के चिकित्सा उपकरणों या मेडिकल डिवाइसेज के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने या मेडिस्ट्रिकल या मेडटेक क्षेत्र की क्या भूमिका है। इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बनाने में सरकार की हालिया पहलों या चुनौतियों की समीक्षा कीजिए। 250 और 15 की है। मॉडल आंसर हो जाएगा कि 9वें इंडिया मेडिकल डिवाइसेज 2026 इस सम्मेलन को उल्लेख करते हुए भारत के बढ़ते चिकित्सा बाजार का परिचय दे। प्रथम 90वें इंडिया मेडिकल डिवाइस 2026 सम्मेलन को उल्लेख करते हुए भारत के बढ़ते चिकित्सा बाजार का परिचय दे। और मुख्य भाग एक, सरकार की पहले या थोक दवाओं या चिकित्सा उपकरणों के लिए PLI योजना या बल्क ड्रग्स या पार्को या फार्मास्यूटिकल MSME या क्लस्टर का विकास। मुख्य भाग चुनौतियाँ, उच्च आयात निर्भरता, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स कल पुर्जों के लिए कच्चे माल की मूल्य संवेदनशीलता, अनुसंधान एवं विकास R&D पर कम खर्च। निष्कर्ष, विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नवाचार और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देते हुए सकारात्मक अंत करें। थैंक यू दोस्तों, आज तक इतना ही। थैंक